एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि हमने आपका एड नर्सिंग फाउंडेशन का यूनिट 14 शुरू किया है और उसमें आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज की और फिर बेसिक सीपीआर की। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इन चैप्टर्स के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप प्लीज उसको ज्वाइन करें और उसमें आप एड अप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन, जिसका मतलब है लाइक कि जो भी इंजर्ड पर्सन आपको मिल रहा है, जो भी विक्टिम आपको मिल रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन टू हॉस्पिटल या फिर सेफ प्लेस पर आप कैसे करोगे। ठीक है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं या फिर आप कह सकते हो आप क्या मेथड्स अप्लाई कर सकते हो कि पर्सन को फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन या फिर कोई रिस्क ना हो। ठीक है, तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंजर्ड पर्सन का जो कह सकते हो आप डेफिनेशन या आप जो इंट्रो लिख सकते हो वो यही है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विक्टिम इज अ वाइटल रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर और फर्स्ट एड। इसमें ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड फर्स्ट एडर को इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं दोनों में से कोई एक होता है जो पर्सन को शिफ्ट करता है। फर्स्ट एडर कोई भी हो सकता है जो इस पर्सन को सेव कर रहा है, ठीक है, जो इस पर्सन को सिक्योर कर रहा है उस कैजुअलिटी से या जो भी इंसिडेंट हुआ है। और फर्स्ट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की बात करें तो वो आपके जो भी मेडिकल असिस्टेंट्स मिलते हैं, वो जो पर्सन होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं थ्रू मेडिकल आपके प्रोसीजर मेथड से, वो होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट करने का मतलब है कि जब भी आपको कोई विक्टिम किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में अगर मिल रहा है तो आप उसको पहले कितना सेफ एंड सिक्योर करेंगे एंड फिर आप उसको सेफ प्लेस अगर है और अगर ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन नजर आ रही है तो हॉस्पिटलाइजेशन करने का जो भी ट्रांसपोर्टेशन मेथड है वो आप कैसे करोगे, क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या गाइडलाइंस है आप ध्यान में रखोगे, उसके बारे में है। ठीक है, तो क्या है ये कि एक वाइटल रोल होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर का या फिर फर्स्ट एडर का कि विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करें। इसमें एक चीज है कि एडर या फिर जो भी आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनको जब ये कैजुअलिटी ये जब होता है इमरजेंसी कंडीशन अराइज हो रही है तो विक्टिम को ट्रांसपोर्ट करने के पहले आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं कि हमें क्या चेक करना है, या पेशेंट को या जो आपके पास विक्टिम है उसको कितना स्टेबलाइज करें कि वो ट्रांसपोर्ट हम उसको कर सकते हैं, मतलब हम उसको वहां से शिफ्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल या सेफ प्लेस के पहले स्टेबल करना होता है। क्योंकि अगर हम हो सकता है कि उसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में अगर शिफ्ट करते हैं तो हो सकता है वो जो कॉम्प्लिकेशन रिस्क है वो और बढ़ जाए। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखना होता है ट्रांसपोर्ट करने के पहले कि विक्टिम की रेस्पिरेशन नॉर्मलाइज हो रखी है। ऐसा नहीं है कि उसको ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस है या डिस्निया है, डिस्निया मींस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या फिर एपनिया की कंडीशन है, मतलब ब्रीदिंग ही एब्सेंट है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि विक्टिम का जो रेस्पिरेशन, मैं ये नहीं कहूंगी कि एकदम नॉर्मल हो जाएगा अडल्ट हेल्दी लिविंग पर्सन की तरह, लेकिन वो स्टेबल हो कि वो आराम से ब्रीथ कर पा रहा है। ठीक है, दूसरा है उसका पल्स रेट नॉर्मल हो, मतलब आपको चेक करना है कि उसका जो पल्सेशन आप जब चेक करोगे तो जो होता है ना कि उस वक्त एक्सीडेंट कंडीशन में या फिर जो भी कंडीशन अराइज हुई है इंसिडेंट कंडीशन में, तो उसमें उसका पल्स रेट ऊपर है, ठीक है, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसमें ज्यादा वर्क करता है, तो ये सारी चीजें अराइज होती है। कभी कभी जैसे कार्डियक अरेस्ट हो गए आपके, ठीक है, आपका अदर जो सीवीएस से रिलेटेड है या स्ट्रोक है, तो उसमें क्या होता है आपका पल्स रेट बहुत नीचे गिर जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, या फिर शॉक की कंडीशन है आप उसमें भी देखते हो डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखनी कि वो नॉर्मलाइज हो चुका है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अगर कोई ब्लीडिंग प्रेजेंट है, मतलब कोई वुंड इंजरी है या आप कह सकते हो कोई भी किसी टाइप की ब्लीडिंग है, कोई जैसे हमने बात करी थी पेनिट्रेटिंग वुंड है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, मतलब जो फॉरेन ऑब्जेक्ट से चोट लग गई है। ठीक है, आरटी केसेस में ऐसा सर ज्यादा देखने को मिलता है हमें। तो अगर कोई ब्लीडिंग है तो उसको अरेस्ट किया हुआ है। अरेस्ट का मतलब है कि ब्लीडिंग को रोका जा चुका है, मतलब आप जैसे हमने ब्लीडिंग में बात करी थी कि उस ब्लीडिंग को प्रेशराइज किसी क्लॉथ मटेरियल कपड़े से या जो भी है जहां भी चोट है उसको ब्लीडिंग को रोकना है, प्रेशर अप्लाई करना है, डायरेक्ट प्रेशर तब तक करना है जब तक ब्लीडिंग रुक ना जाए। ठीक है, वो 10 मिनट का ही अप्रोक्स टाइम लिमिट होता है क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर आपके काम करता है, विद इन 10 मिनट्स ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ब्लीडिंग अरेस्ट हो चुकी है। देन नेक्स्ट आपका है कि इंजर्ड पार्ट इज वेल सपोर्टेड और इमोबिलाइज्ड। इसका मतलब ये कि किसी भी टाइप का फ्रैक्चर हुआ है या कहीं भी चोट लगी है, कुछ भी है, जो भी इंजर्ड पार्ट है वो प्रॉपरली या तो सपोर्टेड है या फिर इमोबिलाइज्ड। इमोबिलाइज मतलब उसके मूवमेंट को लिमिट करना है। जैसे हमने फ्रैक्चर में पढ़ा था कि हमें उसको बिल्कुल भी रीअलाइन करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, कि कुछ लोग होते हैं ना कि उसको तुरंत सीधा करने लग जाते हैं कि अरे टेढ़ी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगी, नहीं करना है उसको। उसी लेवल पर या उसी स्टेज पर आप छोड़ के इमोबिलाइज कर दीजिए, मतलब उसको उतने पे ही
लीव कर दीजिए उसको प्रॉपरली, उसमें कोई मूवमेंट, उसका मूवमेंट लिमिट कर दीजिए, उससे कोई मूवमेंट मत करने दीजिए। और अगर कोई चोट है वगैरह है, जो भी आपके एक्सट्रीमिटीज में हो सकता है, आपके हेड में हो सकता है, आपके सर्वाइकल रीजन्स में हो सकता है, तो ये सारी चीजें देखना है कि आप उसको सपोर्ट प्रोवाइड कर दीजिए और इमोबिलाइज कर दीजिए। देन नेक्स्ट है आपका सेफ ट्रांसपोर्टेशन टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। अच्छा, अब ये भी है, जैसे कुछ लोग होता है कि अब चोट लगी या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, मान लीजिए आपके सामने आरटीआई केस हुआ, तो क्या करते हैं, अरे तुरंत गाड़ी निकालो, तुरंत पेशेंट को शिफ्ट करो। अरे पेशेंट को देख तो लो चोट कहाँ कहाँ लगी है, क्या पता उसको हेड एंड नेक इंजरी हो रखी है और आपने उसको सर से ही पकड़ के उठा लिया, तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन अराइज करेगा। इसीलिए जब भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो प्लीज उस विक्टिम को असेस करिए कि फर्दर कोई इंजरी या फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सेफ है, प्रॉपरली आप मेथड वाइज करिए ताकि जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं वो ना हो। ठीक। देन नेक्स्ट है आपका कीप विक्टिम वार्म एंड सेफ। वार्म एंड सेफ का क्या मतलब है, क्योंकि देखो कभी कभी हाइपोथर्मिया की कंडीशन बहुत जल्दी अराइज जाती है जब पल्स रेट ड्रॉप होता है, ठीक है, खासकर शॉक के उसमें, तो या शॉक हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सारे ऐसे कंडीशन जिसमें हाइपोथर्मिया बहुत तेजी से मींस अफेक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए विक्टिम को हमेशा वार्म रखना है एंड सेफ रखना है। ठीक है, सेफ मीन उस जो भी कैजुअलिटी हुई है उससे सेव करना है। चेक फॉर एनी चोकिंग और फॉरेन बॉडी पंचर। अच्छा, ये ज्यादातर हमें देखने मिले किसी को, अगर कॉमनली हम बात करेंगे आरटीआई केसेस की, फायर केसेस की, ठीक है, या फिर कोई फॉल है, जैसे फॉल फ्रॉम हाइट है, ऐसी जो भी केसेस हैं, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई फॉरेन पार्टिकल मींस चोक हो चुका है, कुछ मुंह में चला गया, ठीक है, लाइक बहुत लोग होता है कि इनगल्प कर गए, ठीक है, एस्पिरेट कर गए, आपके पॉइजनिंग के केसेस हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखने की पहले आप उसको क्या करें, एक्सपेल आउट कराएं। एंड दूसरा पंचर, जैसे बहुत लोग होता है तो कुछ घुस गया, कुछ लग गया किसी को, लाइक आरटी केसेस में किसी का चोट लग गया अच्छा खासा, कुछ कांच घुस गया, ठीक है, कुछ रॉड मटेरियल घुस गया है, कुछ ना कुछ ऐसा होता, आपने सीन ये देखे होंगे या आपके सामने हुए होंगे, ऐसे इंसिडेंट आपने सुने होंगे। तो ऐसे केसेस में अगर ना पंचेस में उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है। जो स्मॉल फाइन पार्टिकल होते हैं उसको क्लीनिंग के लिए कहा जाता है कि आप वुंड क्लीनिंग में आप ये करिए। लेकिन अगर कोई बड़ा आपको ऑब्जेक्ट आर्टिकल ऐसा कुछ दिख रहा है, उसको रिमूव मत करिए। वो इसलिए क्योंकि आप जैसे रिमूव करेंगे ब्लीडिंग तुरंत बहुत तेजी से सीवियर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी उस एरिया से, क्योंकि जब तक वो ऑब्जेक्ट पंचर है तब तक वहां पे ब्लीडिंग, वहां पे जो भी एरिया है वो रुकी रहेगी। जैसे ही आप उसको रिमूव करेंगे तुरंत ब्लीडिंग बहुत तेजी से स्टार्ट होगी। इसीलिए उसको बड़े जो ऑब्जेक्ट आर्टिकल आपको दिख रहे हैं पंचर हुए उसको नहीं रिमूव करना है, आपको वैसे ही पेशेंट को तुरंत मेडिकल असिस्टेंस के लिए जाना है। ठीक है, एंड चोकिंग के लिए आपको मींस पेशेंट या जो भी विक्टिम है उसको हेल्प करना है कि वो चोक है या जो एस्पिरेट किया है उसको वो एक्सपेल कर पाए। ठीक है, जैसे आप चोकिंग वगैरह में आप प्रॉपरली, जैसे सीपीआर हम देखते हैं तो उसमें एस्पिरेशन को रिमूव करने के लिए साइड लाइन पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, आप जब सीपीआर दे रहे हो तो आप एयरवे असेस कर रहे हो, पेटेंसी बना रहे हो, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपको ध्यान में रखना होता है, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो उसके बारे में है, डू नॉट मूव विक्टिम अननेसेसरली। कुछ लोग होते हैं अरे नहीं यहाँ से उठा के इधर कर लो, अरे नहीं उठा के चेयर पे बैठा दो, अरे नहीं बिस्तर पे लेटाओ ज्यादा सही रहेगा। तो वो जो एक भीड़ होती है उसमें चार आवाजों की वजह से वो जो आप पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट करते रहते हो उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अननेसेसरली बिना किसी मतलब के विक्टिम को इधर उससे उधर शिफ्ट ना करें या उसके मूवमेंट्स ना होने दें, क्योंकि हो सकता है आपको जो इंजरी दिख रही है वो भर ना हो सकता है कुछ इंटरनल इंजरीज हो, तो आपके शिफ्ट करने की वजह से और एक ज्यादा एडवांस मींस आप और कह सकते हो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या क्रिटिकल हो जाए। ठीक है, कीप रिएश्योरिंग द विक्टिम। हमेशा ऐसा नहीं कि आपने एक बार उसको सीपीआर दे दिया, आपने कॉन्शियस लेवल उसका गेन कर लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, अब आपको लग रहा है हाँ स्टेबल है, आपको रिएश्योर करते रहना। क्या पता फर्दर फिर अचानक से कुछ ऐसा हो कि वो पर्सन फिर अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आपको हमेशा अश्योर करते रहना है कि वो पेशेंट कॉन्शियस है या वो पेशेंट स्टेबल है। ठीक है, तो जब तक मेडिकल असिस्टेंस नहीं आ रही आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो कॉन्शियस है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ये बहुत मेजर स्टेप होता है जो लोग नहीं करते हैं। लोग जैसे आप कभी आपके आसपास कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ तो ध्यान दिया हो, कुछ लोग वीडियोग्राफिंग करने लगते हैं, कुछ लोग वहां फालतू बकवास करते रहते हैं कि अरे ऐसा हो गया था उनके साथ भी। ये चीजें नहीं करनी है। जो विक्टिम है वो और ज्यादा साइकोलॉजिकली डिप्रेस होने लगता है, ठीक है, एंग्जाइटी में जाता है कि मेरे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, बहुत ज्यादा वो
आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि वो जल्दी से ट्रीट हो जाएगा, वो ठीक है, वो सेफ है, ठीक है, ये आपको करना है। मीन्स उसको साइकोलॉजिकली आपको मीन्स स्टेबल रखना है, वो पैनिक ना करे, ठीक है, वो डरे ना, फियर ना हो, एंजाइटी ना क्रिएट हो, ठीक है, आपको ऐसे साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। देन नेक्स्ट इज मेंटेन प्रॉपर बॉडी मैकेनिक। ये फर्स्ट एडर और विक्टिम दोनों के लिए है। वो इसलिए है कि अगर आप जो विक्टिम है उसका बॉडी मैकेनिक आप सही से नहीं रखते हो, अलाइनमेंट सही नहीं रखते हो, तो उससे हो सकता है फर्दर कोई इंजरी हो, ठीक है, जो उसको इंजरी, उसके अलावा भी उसको कोई इंजरी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एंड अगर आप फर्स्ट एडर की बात करते हैं तो अगर आप अपना बॉडी मैकेनिक सही नहीं रखते तो आपको भी इंजरी हो सकती है। लाइक आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो पेशेंट को, ठीक है, आपका बॉडी मैकेनिक सही नहीं है और आपको भी मान लीजिए स्प्रेन्स आ गए, फ्रैक्चर हो गया या इंजरी हो गई, तो आप खुद ही सेफ नहीं हो तो उसको कैसे सेफ रखोगे। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप खुद रहो सेफ, और देन जो भी आप जिसको सेफ्टी दे रहे हो, फर्स्ट एडिंग का काम कर रहे हो, वो विक्टिम भी सेफ रहे। देन नेक्स्ट इज डू नॉट पुट योर सेफ्टी इन डेंजर। ये बहुत मेजर है जो लोग भूल जाते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, फायर हजार्ड वाला सीन अगर कोई है तो पर्सन बिना सोचे समझे आग में घुस के चले गए, देन बचा के लेके आए। वहां पे क्या किया है, अपनी ही सेफ्टी डेंजर में डाली है, ये नहीं करना है। अगर आपको भी आप भी सेफ नहीं हो तो आप उसको कैसे बचाओगे, ठीक है, अगर आप सेफ रहोगे तभी आप फर्दर चार जो भी आपके आसपास के लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जो भी इंजर्ड हैं या जो भी सराउंडिंग में इंजर्ड है, आप उनको सेफ रख पाओगे। लेकिन आप खुद ही सेफ नहीं रहोगे तो कैसे सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। इसीलिए हमेशा अपनी सेफ्टी ज्यादा प्रायोरिटी पर रखें। देन नेक्स्ट इज ऑलवेज फर्स्टली शिफ्ट टू सेफ एरिया टू फर्दर असेसमेंट। मतलब जब भी कोई जहां पे भी आपको इस जिस एरिया में ये इमरजेंसी दिख रही है, वहां से उस पेशेंट को, उस विक्टिम को आप सेफ एरिया में ले जाएं, ठीक है। सेफ एरिया में इसलिए क्योंकि वहां पे हो सकता है फर्दर और कोई इंजरी, लाइक हम बात करें आरटीआई केसेस की। अब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या है कि पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आप वहीं पर गए, तुरंत आपने शुरू कर दिया कि हमें सीपीआर देना है, हमें चोकिंग असिस्ट करनी है, ये सब, और आप रोड पे ही कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आगे की फर्दर आगे भी तो व्हीकल आएंगे, हो सकता है आगे फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाए और आपकी भी सेफ्टी डेंजर में हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको पहले उसको सेफ एरिया में शिफ्ट करना है ताकि आप इजीली और फ्रीली असेसमेंट कर पाओ, या जो भी आपको एज अ फर्स्ट एड अप्लाई करना है वो आप कर पाओ, ठीक है। ऑलवेज आस्क फॉर असिस्टेंस। ऐसा नहीं करना है आपको कि कुछ लोग होते हैं ना कि मैं कर लूंगा, अरे मुझे सब आता है, या मैं ही कब बचा पाऊंगा, ये नहीं करना है। हमेशा असिस्टेंस के लिए मांग या हेल्प के लिए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि जितना ज्यादा हेल्प होगा उतनी चीजें जल्दी होंगी और उतनी आप कह सकते हो सेफली तरीके से विक्टिम को सेफ रख पाओगे या सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। कॉल फॉर मेडिकल हेल्प एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको लग रहा है कि इमरजेंसी कंडीशन ऐसी जिसमें मेडिकल नीडेड है, मेडिकल हेल्प चाहिए ही चाहिए, प्लीज जितनी जल्दी हो सके आप एम्बुलेंस कॉल करें या अपने रिलेटेड हॉस्पिटल जो भी आपके आसपास है, नियरेस्ट हॉस्पिटल, उसमें कांटेक्ट करें, ठीक है, ताकि आप पेशेंट को या विक्टिम को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट कर पाओ, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मेथड्स क्या है ट्रांसपोर्टेशन के। मतलब आप इंजर्ड पर्सन को कैसे, किन मेथड से ट्रांसपोर्ट करोगे, ठीक है। तो वो मेथड्स हैं हमारे पास, आप अभी हम आपके सिलेबस में वो है 4 मेथड, जैसे मैनुअल लिफ्टिंग, कैरी चेयर, रेस्क्यू बाय एंड स्ट्रेचर्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट करने के यही 4 मेथड्स होते हैं जिसमें आप इनकी हेल्प से इंजर्ड पेशेंट को या विक्टिम को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैनुअल लिफ्टिंग के बारे में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो मैनुअल लिफ्टिंग वो है कि आप खुद से ट्राई करो, जो होता है ना, जो इंडिविजुअल है, मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है या फिर जो फर्स्ट एडर है, वो खुद का बॉडी मैकेनिक्स यूज करके पेशेंट को या विक्टिम को हॉस्पिटल की तरफ आप कह सकते हो या सेफ प्लेस की तरफ ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है। तो मैनुअल लिफ्टिंग में आता है बाय 1 फर्स्ट एडर एंड बाय 2 फर्स्ट एडर। मतलब इसका मतलब ये है कि बाय 1 फर्स्ट एडर है वो जो जैसे हम किसी को रेस्क्यू कर रहे हैं और हम सिंगल पर्सन, अभी हमारे आसपास कोई नहीं और हम ही हैं, ठीक है। एंड 2 फर्स्ट एडर मतलब हम किसी की हेल्प लेके, वो भी एज अ फर्स्ट एडर, हम पेशेंट या विक्टिम को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एडर में हमारे पास जो मेथड्स है, किन मेथड से हम कर सकते हो ताकि पेशेंट या विक्टिम सेफ रहे, तो वो है हमारे पास ड्रैग मेथड, ह्यूमन क्रच, क्रैडल मेथड, पिक एंड बैट एंड फायरमैन लिफ्ट,
ठीक है, तो इनके बारे में हम समझते हैं। तो जो फर्स्ट एडर पहला है, लाइक बाय वन फर्स्ट एडर जो मेथड है मैनुअल लिफ्टिंग का, जो मैनुअली आप लिफ्ट करोगे, उसमें है ड्रैग मेथड। तो ड्रैग मेथड का सीन ये है, लाइक आप कह सकते हो कि जो भी आपके पास विक्टिम है या जो पेशेंट है, उसको आप ड्रैग करके सेफ प्लेस पर ले आ रहे हो। ड्रैग मतलब खींचना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो लॉगिंग एंड रोलिंग। आप उसको प्रॉपरली मतलब आप उठा नहीं पा रहे हो। जैसे होता है ना, लाइक अगर आप एज अ देखते हो कि कोई अगर आपके सामने जो भी इंजर्ड पेशेंट है या जो विक्टिम, वो शायद हो सकता है हैवी हो, या हो सकता है उसको इतनी ज्यादा इंजरी हो कि आप उसको उठाओ तो प्रॉब्लम हो, लाइक नेक इंजरीज हो गई, आपकी स्पाइनल इंजरीज हो गई। तो आप क्या करोगे, उस पेशेंट को ड्रैग करके जो भी है आप उसको सेफ प्लेस पर लेके जाओगे। ठीक है, तो ड्रैगिंग में आपका आता है लॉगिंग एंड रोलिंग। लॉगिंग एंड रोलिंग में मतलब क्या है कि आप पेशेंट को रोल करके, मीन्स वो ड्रैग कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली पेशेंट को ड्रैग करके एक सेफ प्लेस पर ले जा रहे हो। देन नेक्स्ट इज ह्यूमन क्रच। ह्यूमन क्रच आपने बहुत कॉमनली देखा हो, लाइक आपको होता है ना कंधा, कंधा देना। तो आप जो भी विक्टिम उसको आप कंधे पे अपने वो करके, कंधा मीन्स लाइक उसका एक हाथ अपने कंधे पे रख के, और देन अगर वो पेशेंट सेमी कॉन्शियस है या कॉन्शियस है, अगर वो चल पा रहा है तो उसको आप एक हेल्प दे दीजिए, और वो आपका पेशेंट आराम से सेफ मेथड पर, सेफ प्लेस पर, या जो भी एम्बुलेंस है उसमें ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन क्रच क्या है कि आप एज अ क्रच काम करते हो, एज अ सपोर्ट काम करते हो, जिसमें वो जो पर्सन है वो खुद ही चलकर जा सकता है। देन नेक्स्ट इज क्रैडल मेथड। क्रैडल मेथड का मतलब है कि आप पेशेंट को क्रैडल करके लेके जा रहे हो, मीन्स क्या गोद में उठा ले रहे हो, ठीक है, या आप कह सकते हो जैसे लाइक क्रैडल मीन्स आपका क्या होता है, झूला टाइप्स। तो आप उसको गोद में उठा के ले जा रहे हो, ठीक है, या हेल्प से आप पेशेंट को, जो भी विक्टिम है उसको आप लेके जा रहे हो। देन पिक एट बैक। पिक एट बैक क्या है, पिक एट बैक का मतलब है कि आपने उसको कंधे पर उठाया है। कंधे पर, लाइक जैसे आप देखते हैं बच्चों को, अपने मम्मी पापा जो भी हैं वो कंधे बच्चों को उठा लेते हैं ना, बैक, स्कूल बैग की तरह। तो स्कूल बैग की तरह आप विक्टिम को या पेशेंट को अपने बैक पर उठाकर आप हॉस्पिटल या फिर सेफ प्लेस की तरफ ले जा रहे हो। देन फायरमैन्स लिफ्ट क्या होता है, फायरमैन्स लिफ्ट होता है कि आपने कभी अगर फायर रेस्क्यू में किसी फायर फाइटर, मीन्स जो भी आपके फायरमैन होते हैं, उन्होंने अगर किसी को रेस्क्यू करते हुए आपने देखा है, तो वो एक लिफ्ट अप्लाई करते हैं। वो होता है कि पेशेंट को ऐसा अपॉन शोल्डर लिफ्ट देते हैं। अपॉन शोल्डर का मतलब है ये आपके पर्सन है, आपके फायरमैन है, तो वो ऐसे लिफ्ट करते हैं, जिधर पर्सन का हेड इधर होता है और ये आपके हैंड्स एंड लेग्स हैं, ऐसे वो लिफ्ट देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने शोल्डर का इस्तेमाल, लाइक अगर हम किसी को लिफ्ट करेंगे तो हम ऐसे लिफ्ट करते हैं, लेकिन फायरमैन जो होते हैं वो ऐसे लिफ्ट करते हैं। मतलब उनका जो हाथ और जो अपर एक्सट्रीमिटीज, मतलब उनका सर और हाथ एक तरफ होगा और पैर एक तरफ होगा। इट्स लाइक दिस, ठीक है, जैसे हम लोग रुमाल नहीं रखते इधर ऐसे, वैसे। तो वो लिफ्ट ऐसे होती है, ठीक है, और हमारा जो कॉमनली लिफ्ट है वो ऐसे होती है। ठीक, तो फायरमैन लिफ्ट आप ट्राई कर सकते हो अगर एज अ फर्स्ट वन एडर हो। ठीक है, देन अगर टू फर्स्ट एडर है वहां पे, अगर आप किसी की हेल्प से कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें होता है टू हैंड सीट्स, फोर हैंड सीट्स एंड फोर एंड आफ्ट मेथड। टू हैंड सीट्स का मतलब है कि आप पेशेंट को, लाइक होते हैं ना, हम दो लोग होते हैं, बचपन में आपने कभी कभी ऐसा कोई गेम खेला हो जिसमें आपने दूसरे पर्सन के साथ एक हाथ इधर कर लिया और कंधे पे हाथ रख लिया, और इस हाथ पर पेशेंट को, विक्टिम को बैठा लिया हो और आप लेके जा रहे हो, लाइक पालकी टाइप्स नहीं होता वैसा। तो आपने पर्सन को हाथ पे बैठा लिया, एक आपके जो सेकंड एडर है उनके हाथ को आपने ज्वाइन किया और उसको बैठा के और आप ले जा रहे हो, दैट इज टू हैंड। मतलब यहाँ पे दो हाथ है और बाकी जो दो हाथ है वो कंधे पर है, दैट इज टू हैंड सीट। फोर हैंड सीट में क्या है कि आपने आपके फर्स्ट, मतलब जो साइड, जो आपके एडर हैं, आपके जो साथ में है, उनके साथ आपने जो आप अपने और उनके दोनों हाथों को मिला के एक चेयर बनाई जिसपे विक्टिम को बैठा लिया और आप लेके जा रहे हो, दैट इज फोर हैंड सीट। मतलब आपने अपने और जो सेकंड एडर थे उन दोनों का हाथ ज्वाइन करके एक सीट बनाई है। फोर एंड आफ्ट मेथड होता है जो कॉमनली होता है कि एक सामने वाला पर्सन, जो भी इंजर्ड पर्सन है, तो आपके जो सेकंड एडर है वो पैर पकड़ लिया और आपने हाथ पकड़ लिया और आप उठा के चले जा रहे हो, दैट इज फोर एंड आफ्ट मेथड। फोर एंड आफ्ट मेथड में क्या है कि आप नॉर्मली देखते हो कि एक पर्सन और आपने हाथ पकड़ लिया, आपने पैर पकड़ लिया और आप पर्सन को शिफ्ट कर रहे हो सिक प्लेस पर, ठीक है, दैट इज फोर एंड आफ्ट मेथड। नेक्स्ट आपका जो मेथड आता है कैरी चेयर। कैरी चेयर में आपके चेयर का यूज करते हुए आप विक्टिम को शिफ्ट कर रहे हो या ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, दैट इज। उसमें आता है आपका चेयर मेथड। चेयर मेथड क्या है, कॉमनली एक चेयर लीजिए, उस पे विक्टिम को आप बैठा दीजिए और आप उस चेयर को लिफ्ट करके दो लोग
लेके चले जाओ, ठीक है। मतलब ये आप कॉमनली घरों में देखा होगा कि जैसे होता है कि चेयर में बैठा लिया बच्चों को और चेयर उठा के आप इधर से उधर शिफ्ट करते हो, तो वैसे ही आप विक्टिम को क्या करते हैं, चेयर में बैठा के जो भी विक्टिम है उसको आप सेफ प्लेस या हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करते हो। व्हील चेयर आप सभी जानते हैं, जिसमें व्हील्स होती हैं, वो चेयर में आप विक्टिम करिए और आप अपना ड्रैग करके लेके जाइए। देन आपका आता है रेस्क्यू। रेस्क्यू ये प्रोफेशनलाइज्ड वे होता है, जिसमें प्रोफेशनल्स होते हैं, आपके हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं, और जो इस इसको जो ऑपरेट करते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ठीक है, रेस्क्यू में आपके बाय एयर आता है, तो हेलीकॉप्टर आपके जो भी चॉपर्स होते हैं वो करते हैं हेलीकॉप्टर, ठीक है। देन आपका लैंड वाइज आपके एम्बुलेंस, आपके प्रोफेशनल मेडिकल जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं। मोटर बाइक में भी वही होता है कि आप मोटर बाइक की हेल्प से आप शिफ्ट कर रहे हो। एंड वाटर में आपके बोट्स काम करते हैं, ठीक है। इसमें आप पेशेंट को इधर से उधर मींस लाइक जो भी सेफ प्लेस या हॉस्पिटल है आप शिफ्ट करते हो। देन नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेचर, जो बहुत ज्यादा आप देखते हो, जो आप बहुत ज्यादा कॉमनली यूज भी होता है आपके हॉस्पिटल सराउंडिंग में। तो स्ट्रेचर्स आपके होते हैं स्टैंडर्ड स्ट्रेचर्स, पोल एंड कैनवास स्ट्रेचर्स, इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर्स एंड ट्रॉली कॉट्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्ट्रेचर वही होते हैं जो आपके नॉर्मली आप स्ट्रेचर देखते हो कि उसको रखा और उठाया, और स्ट्रेचर में आपने जैसे मूवीज में भी देखा होगा कि एक एम्बुलेंस आई, उसमें से एक स्ट्रेचर निकला, पेशेंट को लेटा और स्ट्रेचर उठा के तुरंत एम्बुलेंस में डाल दिया, दैट इज स्टैंडर्ड। इसको हम फरले स्ट्रेचर भी कहते हैं, ठीक है, इट इज नोन एज फरले स्ट्रेचर, ठीक है। देन पोल एंड कैनवास स्ट्रेचर होता है। पोल एंड कैनवास स्ट्रेचर्स में क्या होता है कि आप लाइक क्रिएट करते हो, जैसे आपने किसी स्टिक की मेथड से, या फिर आप कह सकते हो किसी रॉड की मेथड से, ये सारी चीजें यूज करके आपने एक कैनवास तरीके, मतलब आप बनाया हुआ हैंडमेड आप कह सकते हो कि हाँ बना लिया और उस पर लेटा गए। जैसे आप एग्जांपल तौर पे जैसे लोग लाइक बैम्बू यूज करते हैं, ठीक है, बैम्बू को फ्रेमवर्क दे दिया और उस स्ट्रेचर का काम कर रहा है, ठीक है, दैट इज। देन इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर्स क्या होते हैं, जो आजकल नए इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर्स आपके एडवांस लेवल पर आए हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें फंक्शनिंग होती है कि आप उसमें लॉगिंग रूलिंग अच्छे से कर सकते हो, उसमें आप इजीली मूव कर सकते हो, ठीक है, आप उसको कहीं इजीली अकोमोडेट कर सकते हो, दैट इज इम्प्रोवाइज स्ट्रेचर्स। देन ट्रॉली कॉट क्या होता है, ट्रॉली कॉट एक एक्चुअली कॉट जैसे आपका खटिया, ठीक है, ट्रॉली कॉट एक बेड टाइप होता है और इसमें ट्रॉली होती है जिसको आप इजीली मूव कर सकते हो, दैट इज ट्रॉली। तो दीज आर मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कि आप इंजर्ड पर्सन को कैसे ट्रांसपोर्ट करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज की। ओके, तो जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज, उसके बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज वो इमरजेंसीज होती है, आप कह सकते हो वो कंडीशंस होते हैं जिसमें रेस्पिरेशन जो होता है आपका वो अरेस्ट हो जाता है, या फिर कह सकते हो डिफिकल्ट हो जाता है पर्सन के लिए। तो वो इमरजेंसीज में आप क्या करोगे, और वो कौन कौन सी ऐसी इमरजेंसीज हैं जिसमें रेस्पिरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेशन इमरजेंसीज में आपके आते हैं इफेक्सिया, ठीक है, आपके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, सफोकेशन, चोकिंग, ड्राउनिंग, हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन, थ्रॉटलिंग, इनहेलेशन एंड एजमा, ठीक है। इन ऐसे कंडीशंस में लाइक क्या होता है कि आपकी रेस्पिरेशन या तो अरेस्ट हो जाती है या फिर डिफिकल्टी होती है आपका ब्रीथ करने में, ठीक है। तो इन इमरजेंसीज के बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें हम क्या मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्फिक्सिया के। एस्फिक्सिया में क्या होता है, एस्फिक्सिया में ये ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका जो लंग्स होता है वो इतना मतलब फंक्शन नहीं कर पाता है कि आपके जो भी ऑक्सीजन की नीड थी वो आप कंप्लीट कर पाए। मतलब क्या है, कंडीशन इन विच लंग डू नॉट मीट द इनफ सप्लाई ऑफ एयर फॉर ब्रीदिंग, रिजल्टिंग इन डेप्रिवेशन डेप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन, कॉजिंग डेथ या अनकॉन्शियस। मतलब क्या है कि आपके जो लंग्स हैं वो उतना एयर इनहेल नहीं कर पाते हैं, या कह सकते उतना फंक्शन नहीं कर पाते हैं जितना आपकी बॉडी को एयर चाहिए, ठीक है। मतलब वो जब एयर ही इनहेल नहीं कर पाएंगे तो ऑफ कोर्स ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन भी नहीं होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई ही नहीं होगी, और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या होगा, पर्सन या तो अनकॉन्शियस हो जाएगा या फिर डेथ अकर होगी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन क्या है कि जिसमें लंग का जो भी फंक्शन था वो डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत ऐसे केसेस में हो सकता है लाइक आपका सफोकेशन हो गया, ठीक है, लंग्स ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी चोकिंग में हो गया, लंग्स तक एयर ही नहीं जा रही है, आपकी ड्राउनिंग में हो सकता है, यही सारे इसके कॉजेज हैं, ठीक है। एस्फिक्सिया के यही कॉजेज हैं कि जैसे कोई एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, सफोकेशन हो रहा है, चोकिंग है, ड्राउनिंग है, हैंगिंग है,
स्ट्रगुलेशन, थ्रॉटलिंग, ठीक है, इनहेलेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है, एजमा का कंडीशन है, ठीक है, या फिर कोई रेस्पिरेटरी इलनेस है, जैसे आपके ब्रोंकाइटिस हो गया, आपका सीओपीडी हो गया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस हो गया, कुछ ट्यूबरक्लोसिस हो गए, ऐसी कंडीशंस में हमें ये देखने को मिलता है कि लंग आपका काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो एयर इनहेल नहीं कर पा रहा है, एक्सहेल नहीं कर पा रहा है, और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कम हो गई, डिप्राइव मीन्स कम हो गई है, जो आपको लीड करती है या तो अनकॉन्शियसनेस या फिर डेथ। ठीक है, अब साइन एंड सिम्टम्स हम कैसे पहचानेंगे कि हमें एसफाइसिया ही एफाइसिया ही है, ठीक है। तो एसफाइसिया में क्या होता है कि आपका शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होता है, मतलब ब्रीदिंग जो होगी बहुत तेजी से होगी और आप मतलब होता है ना कि सांस ही नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा वाला कंडीशन होगा, ठीक है, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ है। देन साइनोसिस हमें देख, ऑफ कोर्स जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही तो साइनोसिस की कंडीशन अराइज होगी, आपके फिंगर्स में, आपके नेल्स में, आपके लिप्स में, ईयर्स में, नोज में हमें ब्लूइश कलरेशन देखने को मिलेगा। नॉइजी ब्रीदिंग होगी, नॉइजी ब्रीदिंग मतलब आपको जो ब्रेथ साउंड है उसमें नॉइज समझ, मतलब आवाज आएगी। हैवी ब्रीदिंग में क्या होता है, आवाजें आती है ना सांस लेने की, वैसी होगी, ठीक है। पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, पल्स रेट इंक्रीज क्यों होगा, कार्डियक ज्यादा आउटपुट करेगा, कि मतलब क्या होता है कि उससे क्या होगा कि वो ज्यादा पंप करेगा ताकि जल्दी जल्दी ब्लड पहुंचे, कि जो ऑक्सीजन है वो कम से कम पहुंचे बॉडी में, ठीक है, तो इसलिए वो अपने अपना जो फंक्शन है वो तेज करेगा, इसलिए पल्स रेट भी ज्यादा होगी। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन डिप्राइव्ड है बॉडी के अंदर, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होगा। फर्स्ट एड मैनेजमेंट हमारे क्या होंगे, एलिमिनेट करना है कॉज को सबसे पहला, कि जो जिस भी कंडीशन से, लाइक इनहेलेशन है, चोकिंग है, आपका सफोकेशन है, या किस टाइप का आपका हैंगिंग है, थ्रॉटलिंग है, कुछ भी है, एजमा कंडीशन, जो भी कॉज है इस कंडीशन को अराइज होने में, उसको एलिमिनेट करना है ताकि पर्सन पहले उससे हटे, ठीक है, मतलब पेशेंट को सेव करना है। देन उसके एयरवे को पेटेंट करना है, पेटेंट का मतलब होता है क्लियरेंस, क्लियर करना है उसका एयरवे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो वो हटा दो आप, लाइक होता है ना ऑब्स्ट्रक्ल, या कोई एस्पिरेशन है, कॉस्ट ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई फॉरेन पार्टिकल अंदर चला गया है, चोकिंग है कोई किस टाइप की, लाइक बच्चे कभी कभी होता है कॉइन खा लिया या कुछ कुछ कोई कुछ तो खा लिया कि वो फंस गया है, चुभ गया है, ऐसा कुछ, तो वो सारी चीजें आपको क्लियर करनी, एयरवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पेटेंट है। देन पेशेंट का जो भी विक्टिम जो है वो आपका उसका वाइटल्स चेक करते हैं ना, कि जैसे हमने बात की कि यहाँ पे पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है, साइनोसिस कंडीशन है, ये सारी चीजें हमें देखनी है कि वाइटल्स स्टेबल है या नहीं। देन आर्टिफिशियल ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है, मतलब रिससिटेट, रिससिटेट का मतलब है सीपीआर, ठीक है, आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है, आप सीपीआर भी रिससिटेट भी कर सकते हो, आप मैकेनिकल अगर तरीके अवेलेबल है, लाइक आपके एम्बू बैग्स हो गए, उनसे ब्रीदिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो, जो भी है आप उसको ब्रीदिंग प्रोवाइड कर, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है खुद से, तो आप पेटेंट कर भी दोगे तो वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो आप उसको पहले आर्टिफिशियली जरूर रिससिटेट करें। देन उसको एक रिकवरी पोजीशन पर ले आए। रिकवरी पोजीशन आपकी है कि नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग कैसे आपकी ईज होती है, आप पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन देते हो, फॉलोअर में क्या होता है, ब्रीदिंग इजिली आराम से हो जाती है, ठीक है, इसीलिए आप उसको रिकवरी पोजीशन में लेके आए। ये आपके हो गए एस्फाइसिया। देन हम बात करते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है आपका एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बहुत कॉमन है, लाइक कुछ ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, एयरवे पेटेंट नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से पर्सन या विक्टिम जो भी आपके पास है वो ब्रीथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि कंडीशन इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे पैसेज, आपका जो नेजल से लेके आपका जितना भी एयरवे पैसेज है या फिर माउथ से, ठीक है, कनेक्ट हो जाता है फेरिंग्स के पास, तो फेरिंग्स एंड लेरिंग्स के पास जब वहां पे, या फिर आप कह सकते हो फिर आपके जो आगे ट्रेकियल है, ट्रैक है, जो भी आपका एक पूरा ट्रैक बनता है रेस्पिरेटरी का, उसमें जब भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, लाइक आपका कह सकते हो कि कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट कोई इनहेल हो गया हो, चोक हो गया हो, या ठीक है आप कह सकते हो कि विंड पाइप में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है पर्सन एयर जो ब्रीदिंग कर रहा था वो नहीं कर पाता है नॉर्मली, तो क्या है कि वो एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब जो पैसेज है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, तो कंडीशन इन विच देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एनी फॉरेन ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे पैसेज, जिसकी वजह से पर्सन ब्रीथ नहीं कर पाता है, दैट इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब इसके कॉजेज लाइक कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे हमने बात करी, कुछ चला गया हो थ्रू नोज, थ्रू माउथ, ठीक है, जिसकी वजह से विंड पाइप इफेक्ट हो गई हो,
ठीक है। टंग रोलिंग मतलब अगर लाइक आप ये नॉर्मली किसमें देखोगे, सीजर्स में। जो पर्सन आपके सीजर के जो पेशेंट होते हैं, लाइक जब उनको सीजर्स आते हैं तो क्या होता है, वो टंग रोल हो जाती है। तो रोल होने से क्या होता है, और एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाते हैं। ठीक है। विंड पाइप ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो विंड पाइप में, ठीक है, या फिर इन्फ्लेम हो गई हो विंड पाइप। अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, जो आपकी पाइप थी नॉर्मली ऐसे थी, लेकिन इन्फ्लेमेशन से क्या होगा, वो जो एरिया था, जो ये पैसेज था, वो कम हो गया है। ठीक है। तो एयर अब क्रॉस नहीं करेगा। तो विंड पाइप में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हो, ठीक है। अनकॉन्शियस पेशेंट में ऑफ कोर्स जो आपकी ब्रीदिंग होती है वो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, या फिर एब्सेंट हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, लाइक बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बच्चे इनहेल कर ले रहे हैं, या बड़ों के साथ होता है कभी कभी। ठीक है, कोई फूड पार्टिकल है फंस गया है, ठीक है, ऐसा होता है ना कि आप खा रहे हो और वो एयरवे ट्रैक में चला गया है, आपके एपिग्लोटिस उसको वो नहीं कर पाया, मीन्स कह सकते हो उसको अपोज नहीं कर पाया, और वो एयरवे ट्रैक में चला गया, तो उसमें क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगी, एयर ऑब्स्ट्रक्शन की नॉइजी ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। जो ब्रीदिंग होगी बहुत तेज होगी और नॉइजी, मतलब वो सांस लेने की कोशिश करेगा ताकि ऑक्सीजन की जो आपका जो डिमांड है वो कंप्लीट हो सके। साइनोसिस कंडीशन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वही ऑक्सीजन का है कि ऑक्सीजन हर जगह नहीं पहुंच रही है, एयरवे कम हो, मतलब एयर आप कम इनहेल कर रहे हो तो ऑक्सीजन भी का जो लेवल था वो भी कम हो रहा है। तो हमें साइनोसिस आपके फिंगर्स, नेल्स, नोज, ठीक है, ईयर्स, आपके लिप्स, इन सब पे हमें देखने को मिलेगा। चेस्ट वॉल ड्राउनिंग बिटवीन लिप्स, ये किसका मतलब है कि जो पर्सन आप एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में देखोगे उसका क्या होगा, जो चेस्ट वॉल है, ठीक है, वो ड्रॉ करेगा रिब्स के बीच, मतलब जो चेस्ट वॉल है आपका जो भी होगा वो एकदम सिकुड़ जाएगा। जैसे आपको लगेगा कि यार एकदम सिकुड़ा हुआ सा दिखेगा, आपको रिब्स दिखने लगेंगी, ठीक है, मतलब जो मसल्स थी वो एकदम स्टिफ हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वहां पे एयरवे का कुछ प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसकी वजह से जो मसल्स होती है वो एकदम रिब से अटैच हो जाती है। ठीक है, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा चेस्ट वॉल ड्रॉइंग टुवर्ड्स द रिब या बिटवीन द रिब्स। अब इसका हम मैनेजमेंट, जो हमारा फर्स्ट एड मैनेजमेंट, हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इसमें दो मैनेजमेंट आते हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में। पहला है आपका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, और दूसरा है जॉ थ्रस्ट। ठीक है, तो पहले वाले की अगर हम बात करें तो हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट का जो भी कह सकते हो मैनेजमेंट, वो कैसे है कि इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट है या जो विक्टिम है, आप उसको पहले फ्लैट लिटा दीजिए। ठीक है, फ्लैट लिटाने के बाद वो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है, कॉन्शियस तो वैसे भी नहीं रहेगा, ब्रीदिंग चलती नहीं रहेगी, तो सेमी कॉन्शियस होगा, फुल्ली कॉन्शियस नहीं होगा। ठीक है, या फिर अगर चोकिंग कॉन्शियस होगा तो ऑफकोर्स हम उसे पैट करके या कुछ भी करके ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव कर सकते हैं। सेमी कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट में क्या करना है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है कि हेड को क्या करना है, जब पर्सन आपका मीन्स आपका लेइंग पोजीशन पर है, ठीक है, आपको क्या करना है, उसके सर को लिफ्ट करना है। मतलब क्या करना है, ये नॉर्मली अगर पेशेंट का है, ठीक है, तो उसको लिफ्ट करना है पीछे की तरफ, फोरहेड को पकड़ के पीछे लिफ्ट करना है। ठीक है, तो क्या करना है, टिल्ट हेड बैक पुशिंग डाउन द फोरहेड। ठीक है, आपको पहले फोरहेड को पीछे लिफ्ट करना है, देन आपको क्या करना है, अपने टिप और इंडेक्स, मतलब इंडेक्स और फिंगर का और मिडिल फिंगर का जो टिप है उसको यूज करना है चिन को लिफ्ट करने के लिए। ठीक है, आपने ये दिया, फिर आप इसको और लिफ्ट करिए, अपने इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के जो टिप है उसको यूज करके उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करिए। तो उससे क्या होगा, जो आपका ट्रैक बनता है, ठीक है, आपका जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो एयरवे ट्रैक होता है, वो जब ऐसे होता है तो वो कंप्रेस्ड होता है, लेकिन जब आप ऐसे करते हो तो वो फुल्ली ओपन हो जाता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जो हेड है आपका उसको आप टिल्ट करिए, ठीक है, एंड देन वहां से जो आपका लाइक आप दिस इज आपका हेड है, और जब आप इसको टिल्ट करोगे तो ये उठ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे नॉर्मली है, फिर जब आप वो करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि ये टिल्ट हो चुका है, तो एयरवे टैग फुल्ली ओपन हो चुका है। और आप जब चिन को लिफ्ट करोगे तो वो और ज्यादा आपको एनहेंस करेगा कि आप एयरवे लिफ्ट कर सको। ठीक है, तो चिन के नीचे आपको फिंगर प्लेस करके इसको और लिफ्ट करना है। पुल अपॉन द मैंडिबल, एयरवे जो है वो पेटेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, नजर आ रहा है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, देन एंड पेशेंट का जो भी ब्रीदिंग है आप असेस कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज जो आपका कह सकते हो मैनेजमेंट है, ये उनके ऊपर ही अप्लाई है जिनको हेड, नेक या स्पाइनल इंजरी नहीं है। अगर किसी भी पेशेंट में या आपको विक्टिम में हेड, नेक या स्पाइनल इंजरी नजर आ रही है तो आपको ये नहीं अप्लाई करना है, ये हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है जब आप
हेड टिल्ट करोगे। नेक्स्ट है आपका जॉ थ्रस्ट। जॉ थ्रस्ट ही एक ऐसा आप कह सकते हो मैनेजमेंट है जिस जो आप आपके कह सकते हो हेड, जो भी हेड इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है या फिर सर्वाइकल इंजरी है, जो भी है आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जॉ थ्रस्ट में क्या करना है, आपको हेड को टिल्ट नहीं करना है। उसमें आपको जो पर्सन है वो फ्लैट में आप रखिए, ठीक है, उसको फ्लैट में है। बस आपको क्या करना है कि आपको जो जॉ है, ठीक है, उसको लिफ्ट करना है नीचे की तरफ। जो उसका जॉ है वो आपको नीचे की तरफ लिफ्ट करना है। ठीक है, नॉर्मली ये पर्सन है, आपने उसको फ्लैट रखा, आपको हेड के साथ कुछ नहीं करना, आपको बस ये जॉ को ओपन करना है नीचे की तरफ। कैसे करोगे, अपने सर पर लाइक जो विक्टिम है उसके सर पर आपको हाथ रखना है और फिंगर की हेल्प से इसको नीचे की तरफ वो करना है, आपको लिफ्ट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, जॉ थ्रस्ट में क्या है कि पर्सन के हेड को आपको फुल्ली होल्ड करना है। ठीक है, फुल्ली होल्ड करने के बाद आपको बस अपने फिंगर्स की हेल्प से, आप अपने थंब से फोरहेड पर रखिए और अपने बाकी के फिंगर से उसके जॉ को खोल दीजिए। ठीक है, मींस इसको लिफ्ट करिए तो वो ओपन हो जाएगा और पेटेंट हो जाएगा। ठीक है, सो प्लेस द हैंड ऑन पर्सन फोरहेड विदाउट टिल्टिंग द हेड एंड प्लेस द फिंगर टू लिफ्ट द जॉ। ठीक है, बस यही करना है, जिससे जॉ क्या होगा, ओपन हो जाएगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है तो आप रिमूव करके आपका जो एयरवे है उसको पेटेंसी मेंटेन करिए। होल्ड द पोजीशन एंड असेस द ब्रीदिंग। ये अच्छा, इसमें ये है कि आपको इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है जब तक आपको ब्रीदिंग रिवाइव करते हुए ना दिख जाए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सफोकेशन की। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके टॉपिक का जो है सफोकेशन। तो सफोकेशन लाइक आप जानते हो कि सफोकेट हो जाता है, मतलब पर्सन ब्रीथ नहीं कर पाता है इजिली ड्यू टू आपका जो भी लाइक ऐसी कंडीशन, उसकी वजह से आप सफोकेट हो, मतलब आप एयरवे जो भी आपका एयरवे क्लियर होता है लेकिन आप एयर कैप्चर नहीं कर पाते हो, आप ब्रीथ नहीं कर पाते हो, दैट इज सफोकेशन। तो इसमें क्या है कि कंडीशन वे एयर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन जिसमें एयर आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हो, आप एयर इनटेक नहीं कर पा रहे हो, क्या बोलते हैं उसे, इनहेल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वो होता है आपका सफोकेशन ड्यू टू एनी एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन। एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक जैसे कभी आप पेट के बल लेटे हो, आप कभी सो रहे हो और आपका नाक जो है तकिए में दब गया हो। ठीक है, तो वहां पे क्या है, एक ऐसा सिचुएशन अकर हो जाता है, मतलब बन जाता है जिसमें आप एयर नहीं ले पाते हो, किसी ने आपकी नाक पकड़ के दबा दी हो। ठीक है, तो दीज आर एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें क्या होता है कि आप एयर इनटेक नहीं कर पाते हो एक्सटर्नली किसी फोर्स से, दैट इज सफोकेशन। तो उससे क्या होता है, इंसान सफोकेट हो जाता है। तो इसमें क्या है, साइन सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया, ऑफ कोर्स डिफिकल्टी होगी, ब्रीथ नहीं कर पाओगे आप, तड़प 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 वो होता है। प्रोमिनेंट नेक वेन्स, इसमें क्या होता है कि जो आपके नेक वेन्स हैं वो प्रोमिनेंट होना, मतलब वो काफी ज्यादा कह सकते हो आप लाइक आपका डायलेट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको दिखने लगती हैं। ठीक है, आपके क्या बोलते हैं, माइंड तक इतना लाइक एयर नहीं पहुंच रहा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। ठीक है, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, आप कंफ्यूज होगे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, साइनोसिस हमें देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन सीवियर केसेस। इसका अब हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट अगर देखें तो क्या है कि हमें कॉज रिमूव करना है। ऑफ कोर्स सफोकेशन का कॉज क्या है, एक्सटर्नल ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसको हमें रिमूव करना है जो भी कॉज है। आपको फिर फ्रेश एयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, प्रॉपरली वेंटिलेटेड फ्रेश एयर, मतलब ऐसा नहीं कि लोग भीड़ लगा लिए हैं, नहीं, उसको फिर प्लीज क्लियर आउट करिए कि इंसान ताकि फ्रेश एयर इनहेल कर सके और वेंटिलेट हो सके। ठीक है, एंड देन स्टेबलाइज करना है विक्टिम को। अगर केसेस ज्यादा सीवियर है, लाइक ज्यादा सफोकेटेड है, लाइक आप एमएलसी केसेस में देखते हो, एमएलसी केसेस मींस नॉन मेडिको लीगल केसेस। तो मेडिको लीगल केस में लाइक कोई केस ऐसा है जिसमें उसको सफोकेट किया गया था, ठीक है, कुछ रैप कर दिया, या लाइक बहुत केसेस होते हैं इसमें पिलो रख दिया, ऐसे केसेस आप देखते हो। तो उसमें अगर ऐसा कुछ है तो सीवियर केसेस है तो प्लीज तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है चोकिंग। चोकिंग आप नॉर्मली जानते हो, चोकिंग मींस कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कुछ चोक कर गया है, ठीक है, कुछ फंस गया है, दैट इज चोकिंग। चोकिंग क्या है, इन कंडीशन विच फॉरेन पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्ट द थ्रोट प्रोड्यूसेस मस्कुलर स्पाज्म। मस्कुलर स्पाज्म मतलब जो वहां के जो मसल्स हैं, ठीक है, आपके जो रेस्पिरेशन ट्रैक के जो मसल्स हैं वो स्पाज्म कर जाते हैं, मींस वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गया है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन फॉरेन पार्टिकल कैसे हो सकता है, लाइक आप फूड आप इंगेस्ट कर रहे हो, खा रहे हो, ठीक है, अचानक से चोक हो गया, ठीक है, खाना आपका चोक हो गया। कोई बच्चा है, जैसे नॉर्मली आप कॉमन सुनते हो, बच्चा सिक्का खा गया, कॉइन वगैरह फंस जाता है,
ये हो गया, कुछ कोई फॉरेन पार्टिकल हो गया, कुछ भी हो सकता है जो जाके आपके थ्रोट को चोक कर रहा है, ठीक है, दैट इज मस्कुलर स्पाज्म, जो प्रोड्यूस करता है मस्कुलर स्पाज्म को, तो वो होता है आपका चोकिंग। चोकिंग के कॉजेस क्या क्या हो सकता है, फूड चोक हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट चोक हो सकता है, दो ही कॉज हो सकते हैं, या तो कोई आपने फूड पार्टिकल इंगेस्ट कर लिया है और वो चोक हो चुका है, या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आपने इंगेस्ट कर लिया है। साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं, साइनोसिस, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑक्सीजन की डिप्राइव होने लगेगा, ठीक है, डिस्निया आपको लाइक डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, देन आपका इनएबिलिटी टू स्पीक, आप बोल नहीं पाओगे, जब चोकिंग होती है ना तो इंसान बोल नहीं पाता है, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इन सीवियर कंडीशंस, ठीक है, किसी भी टाइप का अगर चोक हुआ है और काफी देर से है या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हमें देखने को मिलेगा। इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। ओके, तो नाउ हम बात करेंगे चोकिंग के फर्स्ट एड मैनेजमेंट की, ठीक है, तो चोकिंग के बारे में जैसे हमने बात करी कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमें चोकिंग जैसे हो रही है, तो उसमें हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो फर्स्ट एड मैनेजमेंट में जो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि हमारी पहले जो प्रायोरिटी होती है वो होती है रिमूव करना है जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर फूड पार्टिकल से चोकिंग है या कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट से चोकिंग है, कुछ भी है, तो सबसे पहला जो हमारा प्रायोरिटी है, अगर हमें वो विजिबल है चोकिंग, ठीक है, तो हमें पहले उसको रिमूव करना है, ठीक है, तो रिमूव करने का लाइक होता है ना कि एक मेथड होगा कि आपने हाँ ओपन किया माउथ और आपने कर दिया, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप पैट करके कर रहे हो, ये सारी चीजें आप करते हो, मतलब आपको किसी भी काइंड ऑफ स्टेप यूज करके उस चोकिंग को रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो क्या करना है, और पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो क्या करना है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, लाइक अगर पेशेंट चोक हो गया है और पेशेंट बेहोश हो चुका है तो अब आप उसको पैट करके और ये सारी चीजें करके आप चोकिंग नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि पेशेंट की तरफ से कोऑपरेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट की ब्रीदिंग चेक करनी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अनकॉन्शियस है तो ब्रीदिंग भी आपकी या तो डिप्राइव मींस कम डिक्रीज हो जाएगी या फिर एब्सेंट हो जाएगी, तो हमें सबसे पहले ब्रीदिंग चेक करनी है, पेशेंट का पल्स देखना है कि पल्स का जो भी रेट है वो कितना है, और अगर हमें ये सब अब नॉर्मल लगते हैं तो हमें तुरंत सीपीआर स्टार्ट करना है, एंड सेम एज हमें तुरंत हॉस्पिटल भी पेशेंट को या तो आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या फिर एम्बुलेंस के लिए कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका आता है कॉन्शियस पेशेंट, ये जो आपको ज्यादा मेनली मीन्स आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर आप देखते हो घरों में भी बच्चे कुछ खा लिया या कोई ऑब्जेक्ट फंसा लिया, चोक हो गए, तो ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, तो पेशेंट जब कॉन्शियस होता है तो वहां पे काम करता है आपका हेमलिच मैनुअर, ठीक है, अच्छा एक चीज और है, हेमलिच मैनुअर आपके प्रेग्नेंट वुमेन्स में वर्क नहीं करता है, ठीक है, हेमलिच मैनुअर प्रेग्नेंट वुमेन में वर्क नहीं करता है, ठीक है, तो हेमलिच मैनुअर के बारे में बात अगर करते हैं तो हेमलिच मैनुअर नॉर्मली अगर पेशेंट कॉन्शियस है और कुछ चोक हो गया है तो हमें क्या करना है, हेमलिच मैनुअर एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें आपको पर्सन के पीछे खड़े होना है, उसके एब्डोमेन पे नेवल के ऊपर, मतलब जो बेली बटन है आपकी, क्या कहते हो आप इसे, नेवल, आपकी नाभि के ऊपर एक अपनी फिस्ट को बना के उसको रखना है, एंड दूसरे हाथ को भी रखना है, एंड देन एक आपको झटका देना है, लाइक आप कह सकते हो कि ताकि वो जो झटके आपने कई मूवीज में देखो जब झटका होता है तो फिर जो भी चोक होगा वो बाहर आ जाता है, ठीक है, तो हमें स्टैंडर्ड में यही करना है कि स्टैंड बिहाइंड द पर्सन, रैप योर आर्म एंड मेक अ फिस्ट, मतलब आपको फिस्ट बनाना है, फिर दूसरे हाथ से उस फिस्ट को पकड़ना है और फिर एक आपको थ्रस्ट देना है, मतलब आप मिनिमम या मैक्सिमम 5 थ्रस्ट देते हो जब आपको वो ऑब्जेक्ट बाहर निकलते हुए दिख जाता है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट चोक हुआ है, जो भी चीजें हैं, या तो पर्सन वॉमिट आउट कर देगा या फिर एक्सपेल आउट कर देगा, ठीक है, इस मीन्स मेथड या मैनुअल से क्या होता है कि आपकी जो चोकिंग जो भी कह सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन हुई थी वो रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राउनिंग के बारे में। नाउ हम बात करेंगे ड्राउनिंग के बारे में। ड्राउनिंग मतलब डूब जाना, लाइक आप जैसे देखते हो कि कभी कोई एक्सीडेंटल ऐसे केसेस होते हैं जिसमें इंसान किसी लिक्विड में या पानी में, अक्सर पानी में लाइक इंसान डूब जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी रेस्पिरेशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वो ब्रीद नहीं कर पाता है, ठीक है, तो ड्राउनिंग के बारे में बात करते हैं। तो ड्राउनिंग में क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ सफोकेशन, ऑफ कोर्स इंसान सफोकेट होता है, पर क्यों, क्योंकि सफोकेशन में क्या होता है कि एयर नहीं मिल रही है, लेकिन ड्राउनिंग केस में क्या होता है कि वो इसलिए सफोकेट हो रहा है क्योंकि या तो वो इमर्स हो गया है या सबमर्स हो गया है, जिसमें उसका लाइक माउथ एंड नोज इनटू वाटर और लिक्विड, मतलब क्या है कि
जो पर्सन है या तो वो पानी में इमर्स हो गया है, मीन्स डूब चुका है प्रॉपरली, ठीक है, या फिर लाइक आप कहते हो ना कि किसी ऐसे केसेस में जिसमें वो उसका जो मीन्स आपका जो माउथ एंड नोज एरिया है जहां से आप ब्रीदिंग का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो आपके मीन्स लाइक ना कि पानी के अंदर है या जो लिक्विड है उसके अंदर है, जिसकी वजह से आप जो भी एयर इनटेक कर रहे थे, ठीक है, आपका जो इनहेलेशन वाला फंक्शन था वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आप सफोकेट हो जाते हो। तो ड्राउनिंग में क्या होता है कि एक सफोकेशन आप कह सकते हो एक कंडीशन है जिसमें आप एयर इनटेक नहीं कर पाते हो, आप इनहेल नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो माउथ एंड नोज का जो पार्ट है, ठीक है, वो पानी में या फिर किसी भी टाइप ऑफ लिक्विड में सबमर्ज होता है या फिर आप ये कह सकते हो इमर्स होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी कंडीशन होते हैं जिसमें जो पानी या फिर जो जिस भी लिक्विड में इंसान डूबा हुआ है वो एंटर कर जाता है लंग में, जिसमें क्या होता है लंग की फंक्शनिंग डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ड्राउनिंग केस क्या है? एक टाइप ऑफ सफोकेशन का कंडीशन है जिसमें इंसान इन एयर इनटेक नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो या तो पानी में सबमर्ज हो चुका है या फिर इमर्स हो चुका है, या जो उसका माउथ एंड नोज नोज एरिया जो ब्रीदिंग का जो मेन एरिया है वो ब्रीथ मीन्स आप कह सकते हो एयर इनटेक नहीं कर पा रहा है। और कभी कभी सीवियर केसेस में क्या होता है वो जो लिक्विड या पानी है वो लंग्स में जाता है, और लंग्स में जब मीन्स एंटर कर जाता है तो उससे क्या होता है लंग की फंक्शनिंग भी डिक्रीज हो जाती है, जिसमें उसको रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है और वो सफोकेटेड फील करता है, ठीक है। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंटल फॉल इन वाटर, मतलब कभी कभी होता है ना कुछ लोग अचानक से गिर गए पानी के अंदर, ठीक है, कोई सीजर वगैरह सीन हो गया, लाइक सीजर्स आ गए, वो पानी में है पहले से, ठीक है, और उनको सीजर्स आ गए उस वक्त, तो उनको उनको कॉन्शियसनेस नहीं रहता है इतना, ठीक है। सुसाइडल अटेम्प्ट्स, आप ये सारी चीजें आप सुनते रहते हो, केसेस आप देखते रहते हो कि लोग छलांग लगा दिए पानी वगैरह जो भी है, ठीक है। अब साइन एंड सिम्टम्स में क्या मिलेंगे कि उनका जो एयरवे होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट मिलेगा हमें किसी लिक्विड या जो भी, अगर पानी में है तो पानी से, या अगर किसी लिक्विड में जो भी वो सबमर्स या इमर्स हुए थे वो लिक्विड हमें उसकी वजह से एयर में उनका ऑब्स्ट्रक्ट मिलेगा। अब हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं ड्राउनिंग का? सबसे पहले हमें क्या करना है कि उस पर्सन को वहां से, उस विक्टिम को वहां से बाहर निकालना है, चाहे वो पानी में हो या किसी भी टाइप ऑफ लिक्विड में जिसमें वो सबमर्स या इमर्स है, वहां से हमें उसको बाहर निकालना है, ठीक है। फिर उसको क्या करना है? प्रोन पोजीशन देनी है। प्रोन पोजीशन कौन सी होती है? आपके पेट के साइड की, मतलब आपको पेट के बल इंसान को फ्लैट एक प्लेन एरिया पर आपको लिटा देना है, ठीक है। देन क्या करना है आपको? अच्छा, हमेशा इंश्योर करना है कि एयरवे जो है उनका क्लियर है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऑब्जेक्ट हो, कोई मुंह में हो, ठीक है, लाइक या कोई लाइक पानी तो पहले से ही एंटर कर जाता है ज्यादातर केसेस में, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट भी गया तो दिक्कत हो जाएगी, चोकिंग का भी केस हो जाएगा, ठीक है। तो जो एयरवे है वो क्लियर है। देन क्या करना है? जैसे आप प्रोन पोजीशन दोगे तो अगर पेशेंट का कंडीशन ज्यादा सीवियर नहीं है, क्रिटिकल नहीं है, तो पानी जो है वो या फिर जो भी लिक्विड है वो ऑटोमेटिक बाहर ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो आपको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग यानी सीपीआर या मैनुअल ब्रीदिंग आपको देनी पड़ेगी, जिससे इंसान वापस से ब्रीथ करना स्टार्ट करे, वरना वो सफोकेटेड ही रहेगा। एंड इवन ये ड्राउनिंग जो केस है फिर आप कह सकते हो कि ये लीड सीवियर केसेस में लीड करता है डेथ की तरफ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ड्राउनिंग। देन हम बात करते हैं हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन एंड थ्रॉटलिंग, जो कि तीनों एक ही जैसे होते हैं, इसलिए हम एक साथ इनको बात करें, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके जो टॉपिक बच रहे हैं हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन एंड थ्रॉटलिंग। तो ये तीनों एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए इनको हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हैंगिंग की बात करें तो नॉर्मली आप जानते हैं हैंगिंग मीन्स लटक जाना, झूल जाना, जो भी आप कह सकते हो अपने टर्म्स में। तो उसमें क्या होता है कि सस्पेंशन ऑफ बॉडी अराउंड नेक थ्रू अ रोप और मटेरियल, किसी भी रोप लाइक मटेरियल से या फिर रोप से जब नेक हैंग कर जाता है, या आप कह सकते हो लाइक आप जैसे कॉमन टर्म्स कहते हो फांसी लगा लेते हैं लोग वगैरह, जो भी आप यूज करते हो टर्म्स, तो उसमें क्या होता है कि रेस्पिरेशन तुरंत अरेस्ट हो जाती है। मतलब क्या होता है कि जो आपकी रेस्पिरेशन हो रही थी वो तुरंत रुक जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि नेक क्या है, नेक के उस पे, या आप कह सकते हो कि जो आपका जो नेक रीजन है उस पे बॉडी हैंग कर जाती है, मींस जो सारा प्रेशर है बॉडी का वो नेक पर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है सफोकेशन हो जाता है या ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन अरेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रैंगुलेशन का क्या मतलब है? स्ट्रैंगुलेशन मतलब टाइट कॉन्स्ट्रिक्शन अराउंड नेक, मतलब क्या होता है किसी ने किसी ऑब्जेक्ट से या खुद से ही या वट एवर आप जो कह सकते हो अपने टर्म्स में, ये मैं ज्यादा एक्सजरेट नहीं करूंगी क्योंकि लाइक जैसे कुछ कंडीशंस होती है कि
आप किसी मटेरियल से नेक को टाइट कर रहे हो, लेकिन आप हैंग नहीं कर रहे हो, मत बस टाइट कर रहे हो, ठीक है। लाइक आप रैपिंग कह सकते हो। आप बहुत कंडीशन में आपने देखा हो किसी ने आपके लाइक ऐसे केसेस आपने सुना हो कि नेक को किसी ने किसी रोप से, किसी मटेरियल से या हैंकी से, वट एवर इट इज, टाइट किया है, दैट इज मीन्स चोकिंग। या इवन आप नेक चोक्स जो आप देखते हो, ये दिस इज कॉल्ड स्ट्रैगुलेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज करके नेक को चोक किया गया है। आपका नेक के उस पे हैंग नहीं हुआ है आपका बॉडी, ठीक है, वहां पे चोक किया गया है, या आप कह सकते हो आपको सफोकेट किया गया है, दैट इज स्ट्रैगुलेशन। एंड थ्रॉटलिंग मीन्स डायरेक्ट स्क्वीजिंग ऑफ नेक, मतलब डायरेक्टली दबा देना इंटेंशनली, ठीक है। वो इंसान खुद से भी कर सकता है या कोई और भी कर सकता है। तो दीज थिंग्स आर नॉन एमएलसी केसेस, सॉरी एमएलसी केसेस, ये ज्यादा आप एमएलसी में देखो, मतलब मेडिकल लीगल केसेस में ही देखोगे, ठीक है। तो इनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये सिलेबस में इतना है भी नहीं, फिर भी आप ब्रीफली जान लीजिए कि हैंगिंग में क्या होता है कि नेक से क्या होता है कि पूरी बॉडी का वेट आ जाता है नेक के ऊपर, और जिसकी वजह से जो आपकी रेस्पिरेशन है वो अरेस्ट हो जाती है, मतलब सस्पेंशन ऑफ बॉडी अराउंड द नेक, ठीक है, थ्रू रोप और या किसी भी मटेरियल, रोप लाइक मटेरियल से। स्ट्रैगुलेशन में क्या होता है, टाइट कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, किसी भी मटेरियल से, रोप से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। एंड थ्रॉटलिंग में क्या है कि इंटेंशनली डायरेक्टली आप स्क्वीज कर रहे हो नेक को, मतलब दबा रहे हो, ठीक है। इन तीनों का जो भी ऑल ओवर जो मीन्स एक कहते हो रिजल्ट जो होता है वो होता है कट ऑफ ऑफ ब्रीदिंग, मतलब जो आपकी रेस्पिरेशन चल रही थी वो तुरंत बंद हो जाती है। अगर आप हैंग कर रहे हो तो भी बंद हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रैगुलेशन है तो भी बंद हो जाएगी, एंड अगर थ्रॉटलिंग है तो भी आपकी जो रेस्पिरेशन है वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रीदिंग का जो भी आपका रेस्पिरेशन का जो भी फंक्शन था बंद हो जाएगा, एयर कट ऑफ हो जाएगा, एंड देन द पर्सन विल मूव टुवर्ड्स डेथ, ठीक है। इसके साइन एंड सिम्टम्स लाइक अगर जैसे जो भी अगर हम एसेस कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स में क्या देखेंगे, तो एस्फाइसिया के हमें साइंस देखने को मिलेंगे, कॉन्जेशन देखने को मिलेगा नेक के अराउंड में, प्रोमिनेंट नेक वेन्स, क्योंकि सारा प्रेशर पड़ रहा है तो जो नेक की वेन्स जो प्रोमिनेंट मतलब हमें दिखेंगी, बल्ज आउट, ठीक है। एंड विजिबल मार्क दिखेगा, इन तीनों कंडीशन में एक मार्क दिखेगा, अगर रोप है तो रोप, अगर स्क्वीज किया है तो स्क्वीज के मार्क्स होंगे, ठीक है। तो हमें एक नेक के ऊपर एक मार्क दिखेगा। इसका जो फर्स्ट एड मैनेजमेंट है वो बस यही करना है, क्योंकि ये एमएलसी केसेस में आते हैं तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना है और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना है, क्योंकि इसमें आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार होता है कि नेक इंजरीज हो जाती है हैंगिंग के थ्रू, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। सर्वाइकल इंजरीज, स्पाइनल इंजरीज, ये सारी होती है, हेड इंजरीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें जिसमें आप फर्स्ट एड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले करना है कि पुलिस को आपको इन्फॉर्म करना है, एंड देन आपको तुरंत इमीडिएट जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल असिस्टेंस को लीजिए। नेक्स्ट आपका जो आता है इनहेलेशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो इनहेलेशन मतलब इनहेल करना, मतलब जो आप एयर इनटेक कर रहे हो, इनहेल करना। लेकिन यहाँ पे इनहेलेशन का जो रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में है वो ये है कि आपको किसी टॉक्सिक गैस, किसी टॉक्सिक स्मोक, कोई ऐसा फ्यूम जो आप इनहेल कर रहे हो, इनहेल करने को इंसान तो एयर के साथ साथ परफ्यूम भी स्मेल कर रहा है, अगरबत्ती की स्मेल भी आप कैसे फ्रेग्रेंस भी स्मेल कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन जो चीज आपके लिए हार्मफुल है, जो आपके लंग्स के लिए, आपकी रेस्पिरेशन के लिए हार्मफुल है, अगर आप वो इनहेल कर रहे हो जो आपकी बॉडी को इफेक्ट कर रही है, तो वो आएगा आपकी रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में, ठीक है। तो इनहेलेशन क्या है, एनी इनहेलेशन ऑफ एनी टॉक्सिक गैस, फ्यूम्स या फिर स्मोक, मतलब जो टॉक्सिसिटी आपके बॉडी में क्रिएट करे या जो आपके रेस्पिरेशन में टॉक्सिसिटी क्रिएट करे, अगर आप कुछ वैसा इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपके इनहेलेशन मींस रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज में आता है, जिसमें आप क्या होता है कि आपके थ्रोट में इरिटेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, आपके जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसमें स्पाज्म शुरू हो जाता है, एंड देन आपके जो जब स्पाज्म होगा तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, मींस जो आपकी एयरवे अभी इतनी थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट करके इतनी हो जाएगी, तो क्या होगा, आप एयरवे जब आपकी बंद हो जाएगी तो आप सांस नहीं ले पाओगे, आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। तो एयरवे आपका क्लोज होने लगेगा, जिसकी वजह से लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा, और टॉक्सिसिटी की वजह से, वो टॉक्सिक गैस है तो लंग पर वैसे भी टॉक्सिसिटी पड़ रही है, ठीक है, फंक्शनिंग डिक्रीज होगी और सर्कुलेशन में भी टॉक्सिसिटी फैल जाती है। तो ये सारी चीजें होती है इनहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या है कि आप किसी भी टॉक्सिक गैस, फ्यूम या स्मोक को अगर आप इनहेल करते हो और उसकी वजह से आपके सर्कुलेशन में, आपके लंग्स के ऊपर, आपके थ्रोट में या फिर आपके रेस्पिरेटरी मसल्स में टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज ऑफ इनहेलेशन, ठीक है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, बर्न हो गया, कोई फायर हो गया, लाइक फायर हजार्ड्स हो गया, ठीक है, कहीं आग लग गई है, कोई बर्न्स वगैरह हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। फैक्ट्रीज में आप ज्यादा सुनते हो, जैसे आपका भोपाल गैस ट्रेजेडी,
आप बहुत ज्यादा इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ये चीजें हुई थी, ठीक है। तो फैक्ट्रीज में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है ब्लॉक्ड चिमनी है या एग्जॉस्ट है किसी रूम में, आपने कुछ लाइक बहुत लोग बहुत ज्यादा जो हिंदू घर में होता है हवन वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो हवन वगैरह से इतना कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी इल पर्सन होते हैं, लाइक जिनको कंडीशन लाइक सीओपीडी, जिसको एस्थमा है, अगर हम उसको उस रूम में बैठा दें, ठीक है, जिसमें इतना ज्यादा गैस है, ठीक है, इतना ज्यादा फ्यूम है, स्मोक भरा हुआ है, तो उसको दिक्कत होगी। हम नॉर्मली लोग सर्वाइव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको इरिटेशन होगी, उसको इरिटेट नहीं करेगा। हवन गैस इतना कोई वो नहीं होता है, टॉक्सिक नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर सेम हम अगर इस चिमनी या एग्जॉस्ट को, जो ब्लॉक्ड चिमनी और एग्जॉस्ट को अगर हम कंपेयर करें जहां पे टॉक्सिक गैसेज हैं, जैसे आपके फैक्ट्रीज में हो गया, ठीक है, आपके किसी ऐसे वर्क स्टेशन पे हो गए जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रही है, मीथेन गैसेस रिलीज हो रही हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर ये चिमनीज ब्लॉक हो गई या फिर एग्जॉस्ट ब्लॉक हो गए, तो वहां पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए खतरनाक होता है, ठीक है। जिसमें कार्बन ऑक्साइड हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लाइक मेजरली हमें कार्बन ऑक्साइड ही देखने को मिलता है, ठीक। गैस स्टोव्स हो गए, आपके गैस टैंक्स हो गए, एंड मोटर व्हीकल्स तो बहुत खतरनाक होते हैं, आपको पता है कि उनसे जो निकलती हुई गैसेस होती हैं वो आपके लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो इनहेलेशन में ये सारी चीजें होती हैं। नाउ हम बात करेंगे इनहेलेशन में हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात हम करते हैं कि जो इनहेलेशन के बारे में, जैसे हमने बात करी कि आपने इनहेल कर लिया है कोई टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक स्मोक या फिर फ्यूम वगैरह, तो हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट उस पर क्या अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिकल हेल्प के लिए बुलाना है, क्योंकि हम टॉक्सिसिटी फर्स्ट एड मैनेजमेंट से तो नहीं हटा सकते ना, तो इसलिए हमें मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिकल हेल्प के लिए रीच आउट करना है, फिर विक्टिम को वहां से रिमूव करना है, जो भी एरिया ऑफ डेंजर है, ठीक है, मींस लाइक जहां पे भी वो गैस है या जो फ्यूम है, स्मोक है, वहां से उस विक्टिम को हमें तुरंत बाहर निकालना है। अगर फायर हैजार्ड्स है तो ये सारी चीजें वहां से हमें उस एरिया ऑफ स्मोक, फ्यूम या गैस के एरिया से उस पर्सन को बाहर निकालना है। उसे फ्रेश एयर सप्लाई करनी है, मतलब एक ऐसे एनवायरनमेंट में आप उसको शिफ्ट करिए जहाँ पे फ्रेश एयर अवेलेबल है। उसके वाइटल्स चेक करते रहिए, और सबसे मेजरली चीज जो हमें करनी है कि वहां पे क्राउड नहीं होने देना है। मींस क्राउड, जैसे लोग होते हैं ना इकट्ठा हो जाते हैं पर्सन के आसपास, तो उससे क्या होता है कि वेंटिलेशन जो हो रहा था, जो एयर का सप्लाई हो रहा था, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो क्राउड नहीं इकट्ठा होने देना है, उसको एक शांत और आप कह सकते हो एक ऐसे ओपन एरिया में लेके जाना ताकि वो इजिली ब्रीथ कर सके, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज ऑफ इनहेलेशन हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजमा की। तो एजमा में क्या है कि एक आप कह सकते हैं ये रेस्पिरेटरी इलनेस कंडीशन है, जिसमें लाइक जेनेटिक भी होता है बहुत लोगों को, बहुत लोग लाइक कुछ डिजीज कंडीशन की वजह से मींस अराइज हो जाता है एजमा, ठीक है। तो ये क्या है कि एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है एंड नैरो हो जाती है। कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब कि सिकुड़ जाती है, और नैरो मतलब पतली हो जाती है, ठीक है। जो आपकी लाइक मींस आप कह सकते हो जो आपकी एयरवे इतनी थी वो अब कॉन्स्ट्रिक्ट होके इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया और नैरोनेस आ गई। ये क्यों होता है, स्पाज्म हो जाता है मसल्स का, जो भी एयरवे मसल्स होती है उनका स्पाज्म हो जाता है, ठीक है, जिनको हम ब्रोंकोस्पाज्म भी कहते हैं। जिस स्पाज्म ऑफ एयरवे मसल्स को हम कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म, ठीक है। तो ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से कंस्ट्रिक्शन एंड नैरोएशन हो जाता है आपके एयरवे मसल्स का, जिसमें आपको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। ये होता है आपका एजमा। एजमा आपका कह सकते हैं कि एक रेस्पिरेटरी इलनेस है, जो कि आप जेनेटिक भी होता है बहुत से लोगों को, और बहुत से लोग किसी कंडीशन की वजह से राइज भी हो जाता है, ठीक है। इसका कॉज मेजरली है जैसे किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है, आपके जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, या आपके कोई अदर जो कंडीशन होते हैं उनकी वजह से राइज हो सकता है, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी कंडीशन की वजह से। साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, डिस्निया मींस डिफिकल्टी, ऑफ कोर्स उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। फटीगनेस, ऑफ कोर्स जब रेस्पिरेशन नहीं है, ऑक्सीजन का डिप्रीविएशन हो रहा है, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, तो फटीगनेस हमें देखने को मिलेगी। वीजिंग साउंड आएगा जब भी वो ब्रीथ करेंगे या जो ब्रीथ करने की कोशिश करेंगे, तो वीजिंग साउंड हमें सुनाई देगा, ठीक है। और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है अगर कंडीशन ज्यादा सीवियर होती है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप जानते हो कि जिनको एजमा होता है तो उनके लिए अलग से उनका इनहेलेशन आप कह सकते हो मेडिकेशन चलता है, तो वो अगर अवेलेबल है तो आप प्लीज उनको अप्लाई करिए। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, तो पर्सन को आप रीअश्योर करिए, ठीक है। रीअश्योर मतलब उसकी कंडीशन को देखिए, असेस करिए, उसके वाइटल्स देखिए, और उसको फ्रेश एयर मींस जैसे हम कह रहे हैं ना ओपन एरिया में फ्रेश एयर ले, वो थोड़ी सी ब्रीथ कर पाए तो शायद वो
सही हो, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन देनी है जिसमें फाउलर आपको देना है। फाउलर हमने से बात करी थी ना, फाउलर क्यों देते हैं, क्योंकि कार्डियक पेशेंट्स एंड रेस्पिरेशन एनहांस करने के लिए देते हैं। फाउलर में क्या होता है, सीधे आपको बस बैठा देना है, आपको पर्सन को एक स्ट्रेट पोजीशन में बस बैठा देना। उससे क्या होगा, जो ब्रीदिंग होगी वो ज्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी, एयरवे जो ज्यादा पेटेंट हो जाएगा, उससे क्या होगा, वो इजिली ब्रीथ कर पाएंगे। एंड अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो आपको उनको हॉस्पिटल ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट आपके रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके बेसिक सीपीआर के बारे में। ओके, तो नाउ जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो है आपका कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मतलब सीपीआर। ठीक है, इसके बारे में हमने जब फर्स्ट एड का पहला जो पार्ट बनाया था, जो हमने स्टार्टिंग में इंट्रो पार्ट किया था, उसमें इसके बारे में हमने डिटेलिंग में बात करी थी, ब्रीफली बात किया था, जिसमें हमने फर्स्ट एड मैनेजमेंट जब पढ़ा था कि डॉक्टर्स एबीसीडी, जिसमें सीपीआर एक कह सकते हो आप, जब आप चेक करते हो, सी फॉर आप एयरवे चेक करते हो, देन बी फॉर आप ब्रीदिंग चेक करते हो, और देन सी फॉर सीपीआर अब अप्लाई करते हो। जब बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है, सीपीआर वर्क नहीं कर रहा, तब आप डिफिब्रिलेशन पर जाते हो। तो वो डॉक्टर्स एबीसीडी में जो सीपीआर का जो हमने पार्ट बोला था कि हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा थोड़ा सा डेप्थ में, तो वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सीपीआर एक्चुअल में क्या है, एक आप कह सकते हो लाइफ सपोर्टिंग प्रोसीजर है। मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें आप ब्रीदिंग, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देते हो विक्टिम को, या जो भी आपके सामने पेशेंट होता है, अनकॉन्शियस कंडीशन है जिसकी ब्रीदिंग अरेस्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये मेनली आप जैसे कार्डिया अरेस्ट जैसे कंडीशंस होती हैं उसमें आप देते हो, हार्ट अटैक कंडीशंस हो गई, आपकी कार्डियक कंडीशंस हो गई, तो उसमें आप ये मेनली अप्लाई करते हो, जिसमें इंसान की ब्रीदिंग आपको एक्सेस नहीं हो पा रही, मतलब रेस्पिरेशन अरेस्ट हो चुका है, तो आपको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की नीड होती है, तो वो होता है आपका सीपीआर। सीपीआर एक्चुअल में क्या है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब ये है कि पल्मोनरी एंड कार्डियक का आप कह सकते हो फंक्शनिंग एड अप करके आप पर्सन का जो भी हार्ट, क्या हार्ट का फंक्शन है कि पंप, ब्लड को पंप करना, ठीक है। और वो जो लाइक आप कह सकते हो जब कार्डियक अरेस्ट वगैरह होता है तो हार्ट पंप, जो ब्लड पंप कर रहा होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से सर्कुलेशन रुक जाती है, एंड ब्रीदिंग अगर रुक गई है तो सर्कुलेशन रुकी हुई है, दोनों जब चीजें रुक गई हैं तो जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग डिक्रीज होने लगती है, और या फिर वो टिश्यू डैमेज या डेथ स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से हमें वो सर्कुलेशन को रेगुलेट करने के लिए, या कह सकते हो मेंटेन करने के लिए, एंड ब्रीदिंग को वापस से रीगेन करने के लिए हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं। तो इसके बारे में समझते हैं। तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन क्या है कि एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, जिसमें हम इंसान की लाइफ सेविंग प्रोसीजर इसलिए कहते हैं कि हम लाइफ सेव कर रहे हैं, उसको प्रॉपरली हम मैनुअल एक आप रेस्पिरेशन दे रहे हो, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहे हो, ताकि इंसान वापस से रीगेन कर पाए, ठीक है। सीपीआर हेल्प करता है ब्लड को पंप करने में बॉडी तक, मींस लाइक क्या होता है कि जब रेस्पिरेशन स्टॉप होती है तो हार्ट लाइक आपका जो ब्लड पंप कर रहा था, ठीक है, उसका भी जो फंक्शनिंग है वो भी कम हो रहा है, तो ब्लड पहुंच नहीं रहा, वाइटल ऑर्गन्स की जो भी फंक्शनिंग है वो बंद हो रही है, ठीक है। टिश्यू डैमेज मींस आपका डेथ हो रहा है, ये सारी चीजें ना हो इसलिए हम मैनुअली कोशिश करते हैं कि हार्ट अपना काम करता रहे, ठीक है, हार्ट ब्लड को पंप करता रहे ताकि वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में मेजरली आपका ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचती रहे, क्योंकि अगर ब्रेन डेथ हो गया तो ऑफ कोर्स हमें फिर बहुत सारी क्रिटिकल सिचुएशंस देखने को मिलेगी, इवन कोमा या फिर डेथ, हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मैनुअली आप कह सकते हैं प्रोसीजर जिसमें हम हार्ट को फंक्शन करते हैं ताकि वो ब्लड को पंप करे बॉडी तक, इंसान के ऑल ओवर बॉडी में, सर्कुलेशन में, ठीक है। मेजरली यूज फॉर कार्डियक अरेस्ट, मतलब ज्यादातर हम कार्डियक अरेस्ट में ये सब इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम हार्ट पर ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस क्या होता है, चेस्ट कंप्रेशन आर गिवन टू विक्टिम टू रेस्क्यू ब्रेथ, क्या करते हैं हम इसमें चेस्ट कंप्रेशन देते हैं जिसमें हम ब्रेथ को रेस्क्यू करते हैं, मींस रीगेन करते हैं। तो चेस्ट कंप्रेशन मतलब क्यों देते हैं, क्योंकि हम जब चेस्ट कंप्रेस करते हैं तो हार्ट की फंक्शन, लाइक जो ब्लड पंप कर रहा था हार्ट, वो चीजें रीगेन होती हैं और फिर ब्रीदिंग भी रेस्क्यू होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है सीपीआर में, आपका होता है चेस्ट कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। चेस्ट कंप्रेशन मतलब जो हम कंप्रेशन दे रहे हैं वो किस टाइप में होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितने रेट पर होना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
एयरवे मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, एयरवे पेटेंट हो मतलब क्लियर हो, ठीक है, किसी भी टाइप का आप कह सकते हो जब फॉरेन पार्टिकल नहीं हो, कोई एस्पिरेशन नहीं हो रखा हो, कोई सिक्रीशंस नहीं आ रहे हो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड ब्रीदिंग एसेस करते रहना है कि इंसान की जो ब्रीदिंग है वो रीगेन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, इंसान ब्रीथ कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये इंक्लूड होता है आपके सीपीआर में। अच्छा, सीपीआर के कॉम्प्लिकेशंस या सॉरी सीपीआर के जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब हमें सीपीआर कब नहीं देना है, ये सिर्फ तभी होता है कि लाइक जहां पे सीपीआर नहीं, मतलब डू नॉट रेसिसिटेट, डीएनआर जहां पे लिखा होता है वहां पे बस सीपीआर हमें नहीं देना होता है, मतलब डू नॉट रिससिटेट। ये तभी होता है लाइक आप कह सकते हो जब आपके जो क्या बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा डिक्रीज मिलती है हमें, 6 मंथ से नीचे होती है, ठीक है, जहां पे हमें लगता है कि हाँ इनको बचाने का कोई महत्व नहीं है, लाइक बहुत ज्यादा ओल्ड एज पीपल है या बहुत जो होता है ना कि हमें उनका, आप कह सकते हो ना, आपने सुना होगा मर्सी किलिंग, इन सारे सिचुएशंस में डीएनआर अप्लाई किया जाता है, अदरवाइज डीएनआर वैसे कहीं अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। जहां पे डीएनआर होता है मींस डू नॉट रिससिटेट, बस हम वहीं पे सीपीआर को नहीं दे सकते हैं, बाकी हम किसी भी सिचुएशन में किसी भी कंडीशन में सीपीआर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सीपीआर के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस मतलब आप कह सकते हो कि क्या दिक्कत आ सकती है अगर लाइक सीपीआर के कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे, वो है कि फ्रैक्चर हो सकता है रिब का अगर सीपीआर प्रॉपरली नहीं दिया गया है, या बहुत ज्यादा एक्सेसिवली मींस आप कह सकते हो प्रेशर है, ये सारी चीजें हैं, तो फ्रैक्चर ऑफ रिब या स्टर्नम का हमें देखने को मिल सकता है। और दूसरा है कि गैस्ट्रिक इंसफिलेशन देखने को मिलता है। गैस्ट्रिक इंसफिलेशन मतलब जब हम आप आर्टिफिशियली ब्रेथ आप देते हो विक्टिम को, पर्सन को, पेशेंट को, तो वहां पे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होती है, तो आप जो आप आउटसाइड एक्सटर्नल जो ब्रीथ दे रहे हो, ठीक है, उससे क्या होता है वो गैस्ट्रिक एरिया में भी तो जाता है, वो जरूरी थोड़ी सारा सब कुछ लंग में ही जा रहा है, वो आपके गैस्ट्रिक एरिया में जाता है, तो वहां पे भी जो क्या बोलते हैं आपकी जो कैविटी है उसमें गैस का जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज हो जाता है, मीन्स एक कह सकते हो आप एक गैस्ट्रिक जो भी एरिया है आपका, वहां पे गैस का जो लेवल होता है, गैसेस जो लेवल होता है, वो प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो होता है इंसफिलेशन, ठीक है, मतलब फ्रॉम एक्सेसिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की वजह से गैस्ट्रिक इंसफिलेशन हमें देखने को मिलता है। बस इसका यही दो कॉम्प्लिकेशन है। एंड सीपीआर कहीं पर भी आप किसी भी कंडीशन में किसी भी इंसान को बचाने के लिए लाइफ सेविंग प्रोसीजर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, सीपीआर के स्टेप्स क्या है। हमने फर्स्ट एड में पढ़ा था कि फर्स्ट एड के स्टेप इतने हैं कि अगर हमें किसी को बचाना है किसी भी कंडीशन में, सबसे पहले आपका आता है डॉक्टर्स एबीसीडी, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट एड के जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो जो लेक्चर पहला था उसमें हमने डिस्कस किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको चैनल पे मिल जाएगी, वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। बाकी सीपीआर के जो स्टेप्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो उसके ऑल ओवर 6 स्टेप्स होते हैं। इसको हम ज्यादा डीपली नहीं बात करेंगे क्योंकि ये आपका अलग से एक चैप्टर है, जब आप फर्दर सब्जेक्ट्स में आप पढ़ोगे तो आप ये पढ़ोगे। अभी आप नॉर्मली चीजों को बस आप समझ लीजिए कि सीपीआर एक्चुअल में क्या है। तो 6 स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स की बात करते हैं। तो पहला है कॉल फॉर हेल्प। कभी भी आपको इमरजेंसी सिचुएशन आपको लग रही है कि हाँ ऐसा है, तो प्लीज हमेशा हेल्प के लिए बुलाएं, क्योंकि अकेले लाइक होता है ना कि इंसान जब हेल्प मिल जाती है तो चीजें जल्दी हो सकती हैं, आप जल्दी से किसी को बचा सकते हो या किसी की कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हो। तो इतना आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप हेल्प के लिए जरूर बुलाएं। एंड ऑलवेज कॉल फॉर इमरजेंसी, मतलब आप अगर आपको लग रहा है कि इमरजेंसी है तो प्लीज कॉल फॉर एम्बुलेंस, आप पुलिस, एम्बुलेंस, मेडिकल असिस्टेंस, इन सब चीजों के लिए जरूर कॉल करें, ठीक है। तो पहला रूल ये आपको ये है कि आपको हेल्प के लिए जरूर कॉल करनी है। दूसरा है आपके पास जो भी विक्टिम है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, वहां डेंजर से निकालना है। ये हमने चीजें फर्स्ट एड में डिस्कस की थी, मैं बस आपको ब्रीफ कर रही हूँ, ठीक है। आपको डेंजर से निकालना है। अब आपको सीपीआर के स्टेप्स में क्या करना है, शेक एंड शाउट। शेक एंड शाउट का मतलब क्या है कि जो भी विक्टिम है उसको आपको शेक करना है या फिर आप उसको चिल्ला के मींस लाइक आप मींस कह सकते हो ना वर्बली आप उसको उठाने की कोशिश कर सकते हो। उसका रिस्पॉन्स आपको मिलना चाहिए कि आपको ये कंफर्मेशन हो कि पर्सन कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, मतलब पर्सन होश में है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पर्सन को शेक करोगे या फिर आप कह सकते हो वर्बली शाउट करो। शाउट मीन्स इतना नहीं कि इतना आप चिल्ला दो इंसान डर जाए बस आपको इस लेवल तक का आपको रिस्पॉन्स शो करना है कि ताकि सामने से आपको रिस्पॉन्स मिले कि पर्सन कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो शेक एंड शाउट का मतलब यही है।
दूसरा है सर्कुलेशन ऑफ विक्टिम। जो अब आपको तीसरी चीज करनी है, जैसे विक्टिम को आप असेस कर रहे हो, आपने शेक किया, शाउट किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, तीसरा चीज सर्कुलेशन चेक करना है। और सर्कुलेशन में मेजरली आपको चेक करना है कैरोटिड पल्स, जो आपकी नेक रीजन होती है, आपको वहां पे पल्स मिलती है कैरोटिड, और उस पल्स को आपको करना है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो हार्ट के सबसे पास में होती है। अगर वही पल्स आपको नहीं मिल रही है तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। इसीलिए मेजरली सबसे पहले हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सर्कुलेशन समझने के लिए, लाइक सर्कुलेशन चल भी नहीं रही है, नहीं चल रही, क्योंकि ब्रीदिंग तो कहीं जब पेशेंट अनकॉन्शियस है तो ब्रीदिंग डिप्राइव हो रही है, ठीक है। तो आपको सर्कुलेशन चेक करनी है, पल्स चेक करना है। तो आपको सबसे पहला जो आपका मेजर प्रायोरिटी है वो है कैरोटिड पल्स, ठीक है। देन आपको देखना है राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट। अगर ब्रीदिंग, लाइक आपको असेस करना है कि इंसान सच में सांस ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, तो हमने बात किया था लुक, फील एंड लिसन। हमने 3 चीजों के बारे में बात किया जो आपको पहले वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। लुक, फील एंड लिसन में क्या है कि हमें देखना है राइज ऑफ चेस्ट, राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट। अगर कोई इंसान ब्रीथ करता है तो आपने नोटिस किया होगा कि जो चेस्ट होता है वो ऊपर नीचे आप मूवमेंट देखते हो उसमें, तो ये होता है लुक। फील क्या होता है कि आप फील कर सकते हो कि ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप अभी भी फील करोगे, अपनी फिंगर अपनी नोज के पास लाएंगे तो आपको एयर पास होते हुए फील होगी, ठीक है। तो ये होता है कि आप असेस कर सकते हो ब्रीदिंग। तो हमें भी यही करना है कि हमें देखना है कि फॉल एंड राइज हो रहा है या नहीं चेस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेस्ट कंप्रेशन। अब आपको क्या करना है, अगर आपको ब्रीदिंग नहीं असेस हो पा रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि ब्रीदिंग हो भी रही है या नहीं हो रही है, तो आपको शुरू करने हैं चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन का क्या रोल है, सबसे पहले आपको आपके जो भी हैंड्स हैं, ठीक है, उनको आपको पोजिशनिंग में लेनी है, ठीक है। आपका जो भी डोमिनेंट हैंड है, आपका जो नॉन डोमिनेंट हैंड है उसको आपको नीचे रखना है, एंड आपका जो डोमिनेंट हैंड है उसको इंटरलॉक करना है, ठीक है। इंटरलॉक करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको लोअर स्टर्नम के सेंटर ऑफ द चेस्ट, लोअर स्टर्नम पर आपको प्लेस करना है, और आपको क्या करना है वहां पर सेंटर ऑफ द चेस्ट, मतलब आपके सेंटर ऑफ चेस्ट में, एंड लोअर ऑफ स्टर्नम, ठीक है। चेस्ट के सेंटर में, बस स्टर्नम के थोड़ा सा नीचे आपको प्लेस करना है वो जो आपने पोजीशन बनाई थी, और उसके बाद आपको सेट ऑफ 30 कंप्रेशन देने हैं। कंप्रेशन मींस आपको कंप्रेस करना है, ठीक है। 30 कंप्रेशन आपको देने हैं सेट में, और इतनी तेजी में देना है, मतलब आप कह सकते हो आपकी जो भी रेट होगी कि 1 मिनट में 100 से 120 के बीच, मींस होता है ना जो रेट होता है कि आप कितनी 1 मिनट में आपके 100 से 120 का कंप्रेशन आना चाहिए कैलकुलेशन में, इतनी स्पीड से आपको देना है, ठीक है। आपको सेट कितने देने हैं, 30 कंप्रेशन के ही, ठीक है। लेकिन आपकी जो स्पीड है वो 100 से 120 के बीच की रेट की होनी चाहिए, ठीक है। कंप्रेशन आपको कितना देना है, 2 इंचेस का, ठीक है। इन नॉर्मल अडल्ट्स में आपको 2 इंचेस का कंप्रेशन देना होता है, ज्यादा देंगे तो रिब्स डैमेज हो सकते हैं, जैसे हमने बात करी थी, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। स्टर्नम फ्रैक्चर हो सकता है, रिब्स फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 इंचेस मीन्स आपके 4 to 5 सेंटीमीटर या 5 to 6 सेंटीमीटर, अगर ज्यादा मीन्स आपके कह सकते हो अडल्ट ज्यादा बड़े हैं तो ठीक है 5 to 6 सेंटीमीटर, अदरवाइज 4 to 5 सेंटीमीटर आपके कॉमनली आप कंप्रेशन देते हो, ठीक है। देन आपको क्या करना है, उसके बीच में ही आपको 2 ब्रेथ देनी है, जो कि आपका सीपीआर का 5वां रूल है। 2 ब्रेथ आपको देनी है, ठीक है। लाइक होता है, बहुत लोग होते हैं कि बहुत हेजिटेट करते हैं कि हम ब्रेथ नहीं दे सकते, ठीक है। आप ब्रेथ नहीं दे सकते, आप क्लॉथ को यूज कर सकते हो, जो आपको लगता है कि हाँ क्लॉथ थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो प्लीज कंप्रेशन आप कंटिन्यू रखिए, ब्रेथ इतना आप उस पे वो मत करिए, लेकिन आप कंप्रेशन कंटिन्यू रखिए। अच्छा, ब्रेथ की बात करते हैं, अगर आप ब्रेथ अप्लाई कर रहे हो तो आपको 30 कंप्रेशन के बीच में 2 ब्रेथ देनी होती है। वो 2 ब्रेथ आप कैसे दे सकते हो, हमने 2 मैनर पढ़े थे, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट की, एंड जॉ थ्रस्ट की, ठीक है, जॉ लिफ्ट की। तो इसमें क्या होता है कि लाइक जैसे हमने ऑब्स्ट्रक्शन जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसे क्लियर आउट करते हैं, ठीक है। अगर कोई हेड इंजरी, नेक इंजरी या स्पाइनल इंजरी नहीं है, तब हम अप्लाई करते हैं हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, जिसमें हमको एयरवे पेटेंसी मिल जाती है और हम इजीली ब्रेथ दे सकते हैं। अगर हमें कोई हेड इंजरी, नेक इंजरी या फिर आप कह सकते हो स्पाइनल इंजरी दिख रही है, तो हमें जॉ लिफ्ट वाला अप्लाई करना है और हम प्रॉपरली ब्रेथ दे सकते हैं। एंड ये प्रोसेस जो हमारा 6वां है सीपीआर का, वो है कि हमें रिपीट करते रहना है तब तक जब तक हमें मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल जाती है। अगर आपको पर्सन रीगेन मिल गया, लाइक आप
आपने अप्लाई किया सीपीआर और आप पर्सन रीगेन हो गया तो ऑफ कोर्स फिर उसको स्टेबल करिए, ठीक है, उसको प्रॉपर पोजीशन दीजिए, उसको नॉर्मलाइज करिए, ठीक है। इंसान ऑफ कोर्स पैनिक करेगा तो उसको नॉर्मलाइज करिए, जो भी चीजें आप हेल्प लीजिए। अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो हॉस्पिटल ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं कर रहा है तो प्लीज आप उसको तब तक सीपीआर दीजिए जब तक आपको मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल जाती, क्योंकि लाइफ सेविंग इज द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू, ठीक है। सो इस वीडियो का ऑल ओवर जो टॉपिक था वो हमने कवर कर लिया है। जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।